तो सर, रॉ हमारी इंडियन सीक्रेट एजेंसी है, पाकिस्तान की आईएसआई है, सीआईए है यूएसए की, मोसाद इजराइल की। अभी अगर हम ग्लोबल डायनामिक्स में देखें, ठीक है, ये सारे के सारे अंडर कवर काम करते हैं, सीक्रेट एजेंसीज है, लेकिन इनका अपना एजेंडा होता है, अपने देश के एजेंडा को आगे लेके जाना। अब सीआईए पे बहुत सारे इल्ज़ाम लगे हैं इंडिया में ऊपर नीचे करने के लिए, और इंडिया भी मिस्टर इंडिया बन के, मतलब इंडिया का रॉ भी मिस्टर इंडिया बन के पाकिस्तान में बहुत सारे ऑपरेशंस करता है। तो ग्लोबल डायनामिक्स के हिसाब से रॉ, सीआईए, आईएसआई और मोसाद, इनमें क्या चल रहा है? कौन किसके दोस्त है, कौन किसके दुश्मन है, या कोई भी दोस्त दुश्मन नहीं है? और क्या आप बता सकते हो कि इन्होंने कैसे कैसे ऑपरेशंस हैंडल किए हैं, और कौन बेहतर है, कौन कमज़ोर है? तो सबसे पहले गौरव भाई थैंक्स। देखो, एक वर्ड है नॉलेज इज़ पावर, राइट। ये जो वर्ड है ना सर, ये दुनिया में सिर्फ सबसे ज़्यादा ये वर्ड वैल्यू करता है सब लोगों के लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी वैल्यू है इंटेलिजेंस की दुनिया में, स्पाई की दुनिया में। और इस दुनिया के अंदर कोई किसी का दोस्त नहीं है, यहाँ कभी दोस्त नहीं होता। सिर्फ क्या होता है, अपने दुश्मन को कमज़ोर करने के लिए या ख़त्म करने के लिए दोस्ती करते हैं। जब उनका टारगेट पूरा हो गया या ऑपरेशन पूरा हो गया, उस दिन वो दोस्ती भी ख़त्म, और हो सकता है कि अगली बारी वो आप ही को ख़त्म करने के लिए किसी और से वो दोस्ती कर लेगा। आप हर जगह सुनते हैं यार कि दुनिया में वॉर चल रहा है, चीज़ें चल रहा है। मतलब आपने 62 का वॉर सुना, 65 का, 71 का, 1999 का, आपने कारगिल भी सुना, कुछ आपने 4 वॉर सुने। लेकिन एजेंसीज की दुनिया में हर पल वॉर होता है। ऐसा कोई भी पल नहीं होता जब इनका वॉर ना हो रहा हो। मतलब ये हमेशा हर पल ये चाहते हैं कि अपने एनिमी को कैसे नुकसान पहुंचा सकें। देखो, फ्रेंड की लड़ाई बहुत अलग है, आमने सामने की लड़ाई दुनिया उसको देख रही है, वो इजी है, सब उसको देख रहे हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक लड़ाई है कि आप बिना कुछ करे अपने दुश्मन देश को खत्म कर दो। राइट। उससे ज्यादा मतलब कुछ भी नहीं है, उससे ज्यादा डेंजर। मतलब आपको आपका दुश्मन तो पता है ना यार कौन है करके। आप हमेशा अपने एनिमी से क्या करोगे, सतर्क होकर रहोगे, क्योंकि आपको पता है मेरा एनिमी है करके। आपका दुश्मन आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा, क्योंकि आपको पता है मेरा दुश्मन है। Right. आप उससे कैसे सतर्क होगे जिसको आप जानते ही नहीं हो, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। Right. और आपको यही नहीं पता होगा वो आपके घर के अंदर है, आपका दोस्त है, आपका भाई है, ठीक है, यहाँ आपका शुभ चिंतक मतलब शुभ चिंतक है। मतलब आपको पता ही नहीं चलेगा। मतलब हम लोगों में एक कहावत है कि दुश्मन को मारने के लिए आपको दुश्मन का पता होना बहुत जरूरी है। आप तब तक दुश्मन को हाथ मत लगाओ जब तक आपको दुश्मन की ताकत और कमजोरी ना पता हो। राइट। लेकिन इस एजेंसी की दुनिया में आपको कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। और अगर आप पूछें कि बेहतर कौन है करके, जैसे आप हमेशा सुनते हैं यार कि मोसाद ने ये कर दिया, आईएसआई ने ये कर दिया, सीआईए ने कर दिया, MI5 ने ये किया, या MI6 ने ये किया, FSB ने किया। ऐसा नहीं है मतलब कि हमने ये नहीं किया करके। अगर आप RNW के ऑपरेशंस को सुनो या देखो, लेकिन हम में सिर्फ एक ही चीज़ है सर, हम कभी बताते नहीं है। मतलब हमने डिक्लासिफाई हम कभी नहीं करते। हम 1968 से हमने कभी नहीं बताया कि हमने ये किया वो किया। और आई थिंक अभी भी आप अगर आप टीवी खोलकर देखो तो अभी भी आपको मोसाद का कोई ऑपरेशन बताया जा रहा होगा। अरे लाइव स्ट्रीम कर लेते हैं। बिल्कुल अभी भी ये चल रहा होगा कि यार ये चल रहा है, मोसाद ने ये ऑपरेशन कर दिया, मोसाद ने ये ऑपरेशन कर दिया, सीआईए ने ये कर दिया, MI6 ने ये कर दिया, FSB ने ये कर दिया, ठीक है। और आपने 2 एजेंसी का कोई भी सुन रहा हो, इस पॉडकास्ट को सुन रहा हो, मुझे 2 एजेंसी के आप कभी ऑपरेशन बता ही नहीं सकते। आप मुझे MSS के ऑपरेशन बता दो, चाइना की एजेंसी के, कि चाइना की एजेंसी ने ऑपरेशन किया है। आप हमारे RNW के ऑपरेशंस भी नहीं बता पाओगे, ठीक है। आप MI6 के भी नहीं बता पाओगे। ऐसा नहीं है कि ये देश या हम लोग काम नहीं कर रहे हैं करके। सर, ऑडियंस के लिए एक बार क्लियर कर दें, MI6 क्या है? यार अपने जैसे हमारी जो RNW है, वैसे ब्रिटेन की जो एजेंसी है MI6 एजेंसी है, सीक्रेट एजेंसी, वैसी चाइना की सीक्रेट एजेंसी MSS है। तो सेम सिद्धांत पर, सेम ही मतलब लक्ष्य पर, अपने देश हित में, मतलब कि दुनिया की कोई भी एजेंसी हो यार, उसको फर्क नहीं पड़ता कि दुश्मन देश में हजारों लोग मरे, तबाह हो जाए, राइट। बस अपने देश को कैसे आगे लेके चलना है। सो सर, अभी जैसे इजराइल का आपने अभी रिसेंटली देखा, पेजर अटैक उन्होंने एग्जीक्यूट करवाया, एक के बाद एक अपने दुश्मनों को खत्म कर रहे हैं, लाइव स्ट्रीमिंग भी कर रहे हैं, ठीक है। और एक पूरे दुनिया में देखा जाए तो दुश्मनों के लिए मोसाद का नाम आता है तो डर जाते हैं, कांपने लग जाते हैं, और जो स्ट्रॉन्ग एजेंसीज है वो उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं। तो
इजराइल की जो मोसाद है वो ग्लोबल लेवल पर बहुत ऊपर है। मतलब मान लीजिए कि रॉ से बहुत आगे है, ऐसा लगता है। तो क्या आपको अभी, बिकॉज आप आप एक हिटमैन रह चुके हैं रॉ के अंदर सीक्रेट ऑपरेशंस में, राइट? सो क्या आपको भी ऐसा ही लगता है कि ये सब एजेंसीज हमसे थोड़ी ऊपर ही है? यार सर, मतलब हमारी एजेंसी या दुनिया की कोई भी एजेंसी हो, कभी भी किसी एजेंट को लगता ही नहीं है कि कोई दूसरी एजेंसी उससे आगे है। हाँ। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आपको ये लग गया यार आपका दुश्मन आपसे ताकतवर है, आप कभी लड़ोगे ही नहीं यार अपने दुश्मन से। बात सही है। दुनिया में अगर आपको ये पता चलेगा कि जिस एनिमी से मैं फाइट करने जा रहा हूँ वो मुझसे स्ट्रांग है, तो दुनिया में कौन आदमी है जो अपने स्ट्रांग एनिमी से लड़ने जाएगा? राइट। तो अभी आपने पूरी दुनिया के अंदर है, न्यूज़ चैनल में एक ही चीज़ सुनाई दे रहा है, पेजर 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 अटैक, पेजर अटैक। और मैंने बहुत लोगों के मतलब मेरे पास मेल भी आए, लोगों के मैसेज आए, और मैं हर टेलीविजन में देख रहा हूँ लोग कह रहे हैं यार मैं अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दूंगा। मतलब बहुत सारे लोगों के अंदर कि आप मोबाइल फ़ोन बंद कर देंगे, हम अपना लैपटॉप बंद कर देंगे, चीज़ें बंद कर देंगे। मैं उन लोगों को एक चीज़ बताऊँ यार कि जो भी पेजर अटैक था वो इजराइल का क्या था, एक अगर मैं इसको आप आर्मी लैंग्वेज के अंदर मैं आपको भाषा में बताऊं तो एक IED, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस, ठीक है? दुनिया में क्या है, आप ये बॉम्ब, हाँ। दुनिया में दो तरह के बॉम्ब है। एक बॉम्ब क्या है जो मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है, वो चाहे हम हो या दुनिया की कोई भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है, एक बॉम्ब तैयार करती है, चाहे सबसे छोटा हैंड ग्रेनेड से लेकर आप आर्टी के फायर तक में जो भी अम्युनिशन यूज होता है, ये सब के सब एक तरह से बॉम्ब हो गए। इनको ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है। लेकिन क्या है, एनिमी को कभी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बनाए हुए बॉम्ब नहीं मिलते। क्योंकि हम यार हमारा देश अगर बॉम्ब बना रहा होगा, हम थोड़ा ना किसी एंटी एलिमेंट्स को बॉम्ब देंगे, लेकिन एंटी एलिमेंट्स भी चाहता है यार उसको भी बॉम्ब मिले। तो दुनिया में पहली बार IED बनी, IED, इम्प्रोवाइज एक्सप्लोजिव डिवाइस। मतलब इंसान ने जिसको अपने दिमाग से बनाया, ठीक है? इस चीज को बनाने के लिए जो भी 4 चीजों की जरूरत थी, वो बताना जरूरी नहीं है ऑडियंस को कि क्या 4 चीजें हैं। तो उसमें से मैं एक चीज मेन बताऊं कि एक्सप्लोजिव तो है ही, लेकिन एक्सप्लोजिव को ब्लास्ट करने के लिए अगर एक एक्सप्लोजिव को अगर धमाका करना है, उसमें एक डेटोनेटर लगा है और उस डेटोनेटर तक कुछ चीज पहुंचानी है, तो पावर है। दुनिया में 2 ही पावर, मतलब ऑडियंस को मैं ये भी बता दूं कि 2 ही चीज है पावर सोर्स। जो ये 2 चीजें यूज करता है ना, इलेक्ट्रिक और फ्लेम, उस हर चीज पर बॉम्ब लग सकता है सर। अब इन 2 चीजों को अपने जीवन से कैसे हटा दोगे? जैसे लोगों ने बोल दिया था मैं मोबाइल बंद कर दूंगा, चलो मैं बोलता हूं कि आपके घर तक या आपके दहलीज तक IED नहीं पहुंचेगी, बस शर्त है कि आप 2 चीजें बंद कर दो, इलेक्ट्रिक और फ्लेम। यार आप भी बंद करेंगे, आप सूरज को निकलने से तो रोक नहीं सकते ना। तो सूरज भी निकल रहा है तो पावर सोर्स से फ्लेम निकल रही है ना उससे, तो जो पावर सोर्स है वो सूरज से भी एक्टिवेट हो जाएगी। राइट। तो इजराइल ने जो बनाया, जिसको दुनिया मतलब कह रही है कि यार कि पेजर ब्लास्ट एक साथ 3000 पेजर में एक साथ ब्लास्ट हुए, ठीक है? ये बहुत नॉर्मल, शायद मैं कह रहा हूं कि मैं 2004 के अंदर जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था तब ये चीजें देख ली थी हमने, और आज 2024 चल रहा है, दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है। सिर्फ यह है कि हम लोग, हमारी एजेंसीज बताती नहीं है, ठीक है? और मैं आपको ये बताऊं कि लोग जो बोलते हैं कि यार कि मोसाद इतनी हाई, ठीक है, CIA इतनी हाई, तो मैं लोगों को ये कहना चाहूँगा कि लोग, हमारी एजेंसी ने, ठीक है, 1974 को याद कर लो, 18 मई के दिन US की सैटेलाइट तक को ट्रैक नहीं करने दिया और सक्सेस न्यूक्लियर करके दिखाया उन्होंने, ठीक है? बहुत बड़ा अचीवमेंट था, बहुत बड़ा। एक सैटेलाइट को ट्रैक नहीं, एक सैटेलाइट को आपने धोखा दिया है भाई, राइट, ठीक है? और आपने इतनी बड़ी, लेकिन RNW ने कभी नहीं बताया कि हमने ये चीज कर दी करके, ठीक है? आप 81 के अंदर चले जाओ, ठीक है? RNW हमेशा डिनाई करती रहती है, डिनाई करते, हमने नहीं किया ये। सर आप 81 के अंदर चले जाओ, ठीक है? आप 81 में आप चले जाओ और आप मेघदूत ऑपरेशंस के बारे में देखो, ऑपरेशन मेघदूत के बारे में। आज भी ग्लेशियर सियाचिन हमारे कब्जे में है सर, और आपको पता है ये सिर्फ हमारी इंटेलिजेंस की वजह से। हमारी इंटेलिजेंस को पता चल गया था कि पाकिस्तान की आर्मी ग्लेशियर को कैप्चर करने वाली है। उस टाइम शायद वहाँ के जियाउल हक वहाँ के प्राइम मिनिस्टर थे, तो हमारी इंटेलिजेंस ने उनके कैप्चर करने से पहले सियाचिन को कैप्चर कर लिया सर। आज भी 40 साल से हमारे कब्जे में है, ठीक है? ये तारीख भी लोगों को पता होनी चाहिए। और दोबारा आप चले जाओ 1981 के अंदर, मैं 81 की बात बताऊं आपको, एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ लगेगी लोगों को कि 11 मई 1981 को दिल्ली से एक मैसेज जाता है रशिया की KGB को, और क्या मैसेज जाता है आपको पता है? और ये मैसेज जाता है कि यार आप इस टाइम अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर हो जाए तो ये रशिया के लिए बहुत बढ़िया है, मतलब USSR के लिए बहुत बढ़िया है। आप कहोगे यार USSR, मतलब कि दिल्ली से एक मैसेज जा रहा है,
मतलब केजीपी का एक एजेंट मैसेज भेजता है कि सही टाइम है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर कराना। शायद ये बहुत कम लोगों को पता होगा। और वो समय केजीपी का बहुत कब्जा था इंडिया में। केजीपी पूरी दुनिया के अंदर, अगर आप मुझसे भी पूछो कि दुनिया की बेस्ट एजेंसी यूएसएसआर सोवियत की, तो केजीपी से ऊपर, जब 3 दिसंबर 1991 को केजीपी खत्म हुई है, उससे बड़ी एजेंसी नहीं दुनिया के अंदर। अब लेकिन ऐसा क्या कि केजीपी क्यों चाहता था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर हो जाए करके, थोड़ा सा आपको मैं बताऊंगा। एक्चुअली क्या होता है, यूएसएसआर ने पूरा अफगानिस्तान के ऊपर, यूएसएसआर का वॉर चल रहा था। 1979 में यूएसएसआर ने अपनी फोर्स भेज के अफगानिस्तान पर वॉर शुरू हो गया। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, सेम अब आता था सीआईए में। सीआईए क्या कर रहा था, कभी फ्रंट पर आके नहीं लड़ाई करता। अगर आप यूएस को भी देखो, कभी फ्रंट में नहीं आता। तो सीआईए नहीं चाहता था कि यूएसएसआर के कंट्रोल में अफगानिस्तान आ जाए। तो यूएसएसआर चाहता था कि कैसे भी करके यार इस सोवियत संघ की फोर्स को, रेड आर्मी को वापस भेजो। लेकिन भेजे कैसे? फिर दोबारा अपना पाकिस्तान, आईएसआई को फंडिंग करना शुरू किया। और आईएसआई ने पहली बार इस दुनिया के अंदर मुजाहिदीन बनाना शुरू किया। ठीक है, मुजाहिदीन किस लिए बनाना शुरू किया? ताकि ये यूएसएसआर के खिलाफ फाइट कर सके। ठीक है, अगर आप सीआईए को देखो तो सीआईए ने पूरी दुनिया में वॉर कराया है सर। मतलब अगर आप बिन लादेन को भी देखते हो तो बिन लादेन एक बहुत अच्छी फैमिली से, बहुत रिच फैमिली से था वो। सऊदी अरब से जिहाद कर लड़ने आया वो। ठीक है, तो अब लेकिन इनको एक ही चीज था कि पाकिस्तान कंटिन्यू मुजाहिदीन तैयार कर रहा है, यूएसएसआर को बड़ी दिक्कत थी इससे। लेकिन यूएसएसआर अफगानिस्तान में तब तक कंट्रोल नहीं ले पाएगा जब तक आईएसआई कंटिन्यू मदद कर रही है। अब आईएसआई को कैसे बैकफुट फेंका जाए? अब एक ही तरीका आईएसआई को बैकफुट फेंकने का, हिंदुस्तान और पाकिस्तान का वॉर कराया जाए। लेकिन वॉर कैसे कराया जाए? इस दुनिया में मैं आपको एक चीज और बताता हूं, एजेंसी का इंफॉर्मेशन लेने से ज्यादा खतरनाक पता है क्या है? गलत इंफॉर्मेशन ना ले लो। राइट। ये दुनिया की सबसे मुश्किल चीज है। यही यूएसएसआर ने किया था। जैसे अब मैं इसलिए बता रहा हूं ताकि लोगों को पता चले कि हमारी एजेंसी क्या करती है। भाई केजीपी ने क्या किया, इस तरह के मैसेज बनाना शुरू कर दिए कि पाकिस्तान हमारे ऊपर वॉर करने वाला है, और पाकिस्तान को वो मैसेज देने शुरू कर दिए कि हम पाकिस्तान के ऊपर वॉर कर रहे हैं। उन्होंने ये तक डॉक्यूमेंट्स बना दिए कि यूएसए, ठीक है, मतलब अरब सागर की ओर एडवांस हो रहा है और 20 साल से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जबकि ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं था। सिर्फ हमारे को मिसगाइड करने के लिए, ताकि हम मिसगाइड हो करके उन्होंने कश्मीर के लीडर्स को, अलकावादियों को फंडिंग देना शुरू कर दिया, ताकि एक इंडिपेंडेंट कश्मीर बने जो ना पाकिस्तान के पास रहे ना इंडिया के पास रहे। इस चीज से 100% भारत और पाकिस्तान का वॉर होगा। वॉर क्यों चाहते थे? ताकि अफगानिस्तान से आईएसआई विड्रॉल हो जाए। लेकिन आरएनडब्ल्यू ने उस ऑपरेशन का नाम था तुर्खम, जिसको केजीपी ने रखा था। और आपको पता है आरएनडब्ल्यू ने इस कोड को भी डिकोड कर दिया था कि ये सिर्फ हमारे और पाकिस्तान में वॉर कराना चाह रहे हैं करके। मतलब अगर आप जैसे लोग, अगर हम बोले यार कि मोसाद ने ये किया, सीआईए ने किया, हमारी एजेंसी कभी बताती नहीं है। ठीक है, हमारे मतलब लोगों को मैं ये बताऊं कि 1989 में हमारी एजेंसी ने एक ऐसा ऑपरेशन स्टार्ट किया जो 12 साल के समथिंग जो ऑपरेशन किया, और हमने फिजी का प्राइम मिनिस्टर चेंज करवा दिया। मतलब एक ऑपरेशन 12 साल तक चला और फिजी की गवर्नमेंट चेंज कर दी। तो लोग, मैंने आपको ये अभी भी बताया कि मतलब एजेंसी हमारी नहीं बोलती कि हमने ये किया करके। आज भी हमारे एनिमी को दुनिया के हर कोने में, आप हिंदुस्तान की आंख तो उठाकर देखो ना यार, आप दुनिया में कहीं भी सेफ नहीं हो। दुनिया में किसी भी कोने में हो, चाहे उस देश की जनसंख्या करोड़ों में क्यों ना हो, ढूंढ के निकालेंगी। तो ऐसा नहीं है, मैंने आपको बोला कि हमारी एजेंसी, बांग्लादेश लिबरेशन हमने करवाया। मतलब सर आप देखो ना, आप एक छोटा सा 2 देश के मतलब अलग कर दिया ना। एग्जैक्टली। आपको पता है कि यूएसए, सीआईए की एक एजेंट ने हमारे सिक्किम के राजा की लड़की से शादी करा, रानी बन गई, ताकि रानी बन गई। लेकिन दिक्कत क्या कि सिक्किम को अगर कंट्रोल कर लेंगे तो नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, चिकन नेक कर देंगे ना। तो हमारी एजेंसी ने उसको भी क्या कर दिया, मिला लिया। तो ऐसा नहीं है। मैं ये बताऊं कि हमारी सीक्रेट सर्विस दुनिया के अंदर, अगर आप मुझसे ये बोलो तो मैं बोलूंगा कि दुनिया में हमारे से अच्छी एजेंसी इस दुनिया के अंदर नहीं है। सिर्फ हम लोग बताते नहीं है सर कि हमने ये ऑपरेशंस करे हैं करके। और टेक्नोलॉजी में मैं आपको बताऊं, मैंने आपको छोटा सा बताया जो पेजर था, ये 2004 से मैं देख के आया हूँ टेक्नोलॉजी को। आज तो बहुत एडवांस हो चुके हैं। बस हम लोग क्या करते हैं, हमारी एजेंसी क्या करती है, आईडी नहीं बनाती सर। हम लोग कभी आईडी नहीं बनाते। राइट। और सर दूसरी चीज ये भी है, जैसे आप अक्सर बोलते हो कि टारगेट ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, राइट? टारगेट आपका स्नैप नहीं, लाइक स्नाइपिंग की दुनिया में स्नाइपिंग नहीं, आपका टारगेट। तो वैसे यहाँ पे भी मोसाद ने टारगेट ढूंढ लिया। बिल्कुल। और फिर
एक्सप्लोजिव चलाना तो इजी काम था। इजी काम था ना, लेकिन उसका एक चीज और था ना सर, देखो मैं ये कह रहा हूं आप अपने एनिमी को मारो, हाँ दुनिया के आपके घर की और कोई भी देख रहा हो ना सर, हाँ। मैं कह रहा हूं उसे आप मिटा दो, वो सही। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अच्छा कल मेरे घर के अंदर कोई आएगा तो मैं तो चुप नहीं बैठूंगा ना। राइट। इस जगह चलो मैं मुसाद को भी गलत नहीं बोलता हूं, मैं इजराइल को भी गलत नहीं बोलता हूं कि ठीक है यार आपके घर की ओर कोई आ रहा है, आप उसको खत्म कर रहे हो, लेकिन आपके इस वॉर में इनोसेंट नहीं मरना चाहिए यार। राइट। आपका वॉर है, आपका एनिमी को आप मारो, लेकिन उसमें मासूम बच्चे नहीं मरने चाहिए। क्योंकि आपने जो भी पेजर्स वगैरह दिए हैं वो पेजर आपके एनिमी के पास हैं उसी टाइम, ये चीज आपको भी नहीं पता। राइट। इनोसेंट लोग भी, क्योंकि मेरा पेजर है ना, उस पेजर के रेंज में एक बच्चा भी आ सकता है, बिल्कुल है ना। आप एनिमी को मारने के लिए इनोसेंट भी जा रहे हैं। राइट। तो हम लोग नहीं, हमारी एजेंसी ये कभी नहीं करती सर। हमारी एजेंसी का एक सिद्धांत है कि हम अपने एनिमी को जाने दे देंगे, कोई बात नहीं, हम दोबारा उसे ढूंढ के मारेंगे, लेकिन हमारे एनिमी के चक्कर में दुनिया में कोई भी इनोसेंट नहीं मरना चाहिए। राइट। CIA और मोसाद ये लोग तो नोटोरियस है कोलैटरल डैमेजेस के लिए, बहुत ज्यादा कोलैटरल डैमेज करते हैं। सर मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, यार पूरी दुनिया के अंदर वॉर, मतलब आपको पता है कि अकेले CIA ने 51 कंट्रीज की गवर्नमेंट को गिरा दिया भाई। राइट। राइट। आप सोच सकते हैं कि 51, आज भी अगर आप देखो शायद मुझे लग रहा है कि UN में 192 या 193 से देश ज्यादा हैं। yes. इन्होंने, अगर आपने एक इंसिडेंट जो जस्ट आपके वीडियो में भी मैंने देखा था, कश्मीर प्रिंसेस, कभी ये चाहते ही नहीं थे कि मतलब एशिया, मतलब हिंदुस्तान एक पावरफुल बने करके। राइट। इन्होंने इतना बड़ा इंसिडेंट करवा दिया और नाम लगा दिया हिंदुस्तान के ऊपर, ठीक है, कि चाइना के प्रीमियम को हम मारना चाहते थे करके। फिर भी हमारे एक ऑफिसर्स ने जाके पूरी दुनिया के अंदर ये प्रूफ कर दिया कि हम इनोसेंट है करके भाई, ठीक है। जो CIA कभी नहीं चाहती थी वो केस खुले करके, KGB कभी नहीं चाहती थी केस खुले, MI5 कभी नहीं चाहती थी केस खुले, MSS कभी नहीं चाहती थी केस खुले, फिर भी एक ऑफिसर ने अकेले पूरी दुनिया के अगेंस्ट जाकर बोला हिंदुस्तान इनोसेंट है। तो फिर आप स्पाइनोस की दुनिया में, और मैं ज्यादा और क्या बोलूं सर आपको, और हजारों, मतलब अगर मैं RNW के ऑपरेशंस को बताने लग जाऊंगा कि हमने क्या किया, तो शायद मुझे लग रहा है मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, मैं उनके ऑपरेशन ही नहीं बता पाऊंगा। एवरी डे कुछ ना कुछ चलते रहता है, कभी मणिपुर, कभी नॉर्थ ईस्ट। इस वक्त भी, इस प्रेजेंट टाइम में भी कोई ना कोई ऑपरेशन चल रहा होगा, किसी ना किसी ऑपरेशंस की तैयारी चल रही होगी करके। लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूंगा कि हमारी एक ही पॉलिसी है सर, हम इनोसेंट को टारगेट नहीं करते। राइट। और सर आई थिंक मोसाद और CIA, जैसे CIA आपने कहा कि 53-54 कंट्रीज में सरकार गिरा चुकी है। सो इंडिया का क्या आपको ऐसा लगता है कि इंडिया का रॉ इतना एग्रेसिव नहीं है व्हेन इट कम्स टू अपना एजेंडा आगे, मतलब हम डिफेंस में भले ही एक्ट करेंगे, बट ऑफेंस करके सरकारों को डिस्टेबलाइज करना जबरदस्ती या एक बड़े स्केल पे करना, तो वो जो एग्रेशन वाला एलिमेंट है, क्या आपको लगता है वो रॉ में थोड़ा कम है? नहीं सर, मैं आपको बोला कि हम उस देश में जहां हम गांधी को भी पूछते हैं सर, लेकिन हम भगत सिंह के भी फैन हैं सर। हम दोनों, मैंने आपसे बोला कि हमारे देश के जो एक आम सोल्जर है, एक आम सोल्जर या एक एजेंट, कोई भी, मैंने बोला गांधी को भी पूछता है, वो भगत सिंह को भी पूछता है। डिपेंड करता है हमारा एनिमी हमें किस तरह से मिलता है, सिचुएशन क्या है, हाँ, वो हमसे कैसे मिलेगा। वो हमसे गांधी बनकर मिलता है या उसको भगत सिंह की जरूरत है, हम दोनों पॉलिसी करते हैं सर। सो सर अभी जैसे अगर हम रॉ की बात करें तो रॉ के अभी पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, तो अफगानिस्तान के साथ रॉ का एक काफी अच्छा रिश्ता है ऐसा सुनने मिलता है सर, तालिबान के साथ। देखो, और वहां पे बहुत एसेट्स है रॉ के। देखो मैं आपको बताऊं सर, अफगानिस्तान अगर मैं बोलूं, आफ्टर ब्रिटिश के बाद सर 1973 में शाह ज़हीर सार थे जिनके भाई ने वहाँ की गवर्नमेंट को गिरा के खुद सत्ता हासिल कर ली थी। फिर 1979 में आपको जैसे मैंने बताया था ना, यूएसएसआर का इन्वॉल्वमेंट हो सर। तालिबान आज तक अफगानिस्तान को कोई जीत ही नहीं पाया। मतलब इतना पावरफुल यूएसएसआर जिसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, वो अफगानिस्तान को कंट्रोल में नहीं ले पाया। इस्लामिक रूल आ गया उसके बाद। दूसरी चीज क्या है कि आप अमेरिका को देखो, 20 साल लगा दिया ना अमेरिका ने, लास्ट में बैकफुट में गया ना, तब भी वो अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं ले पाया। इसकी वजह क्या है सर? इसकी क्या वजह है कि मेरे से बहुत सारे क्वेश्चंस करे लोगों ने, मतलब बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि ऐसा क्या है सर, दुनिया के 2 सुपर पावर अफगानिस्तान को कंट्रोल नहीं कर पाए, उस तालिबान को नहीं हरा पाए। तालिबान को नहीं हरा पाए। अगर आप तालिबान को देखो तो उन्होंने क्या कर रखा है सर, उनके पास अगर आप देखो 100 रुपए की पैंट पहन रखी है उन्होंने, 100 रुपए की टी-शर्ट है उनकी, पैरों में चप्पल है उनके, सैंडल पहनी है उन्होंने नीचे 50-60 रुपए की, और दुनिया की सबसे खतरनाक कंट्रीज को बैकफुट फेंक दिया सर। ऐसा क्या रीजन है? मतलब अगर सोचने में अगर आए तो ऐसा क्या रीजन है करके। बात सही है ना? तो क्योंकि मैं भी अफगान में रहा, तो जो मैं समझ पाया
मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जो भी मैं समझ पाया उनको, हाँ, क्या है, अभी आपने देखा जब यूएस गई थी, हाँ, और जो उनके तालिबानियों को आपने देखा जिंदगी में पहली बार वो लोग, कई लोग आइसक्रीम खा रहे थे फर्स्ट टाइम कि आइसक्रीम कैसे होती है। हाँ। मैं जिस सोफे में बैठा हूँ वो सोफे में पहली बार बैठे थे। हाँ, तो मैं आपको वैसे समझाऊंगा बहुत इजी तरीके से। हाँ, क्या होता है कि क्यों नहीं हरा पाए दो सुपर देश इनको। हाँ, अगर आप मुझे बोलो कि यार रक्की मुझे सुबह रनिंग करनी है 20 किलोमीटर या 5 किलोमीटर या 40 किलोमीटर, हम लोग रनिंग करते हैं। मैं जब रात को सोता हूँ और मुझे सुबह मेरे माइंड में होता है कि मुझे 5 किलोमीटर दौड़ना है, मैं 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ, और 5 किलोमीटर जैसे ही मैं लाइन क्रॉस करता हूँ मैं बैठ जाता हूँ और अपने आप को स्ट्रेचिंग वगैरह करता हूँ, मैं थक चुका होता हूँ। हाँ, लेकिन मुझे अगर ये पता होता है एक दिन पहले कि मुझे 20 किलोमीटर दौड़ना है, हाँ, तो मैं 20 किलोमीटर दौड़ता और 20 किलोमीटर लाइन क्रॉस करने के बाद थकता। अगर मुझे 40 किलोमीटर दौड़ना है तो मैं 40 किलोमीटर के बाद थकता। पता है क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में मुझे पता चल चुका है कि मेरी मंजिल कहाँ पर है करके। हाँ, जब इंसान को उसकी मंजिल पता होती है ना, वो उसके बाद थकता है। हाँ, जो तालिबान के जो फाइटर्स हैं ना, जो जो उनके लोकल जो फाइटर्स ग्रुप्स के लोग हैं, उनको दुनिया में ये पता ही नहीं उनकी मंजिल क्या है सर। उनको करना क्या है। हाँ, मतलब जब मेरी एक बार बात हुई, हम लोग अफगान में थे जिस टाइम, तो उसका जो एक तालिबान का जो एक फाइटर है, हाँ, उसको ये पता ही नहीं उसको करना क्या है, उसकी मंजिल है कहाँ करके। वो थकेगा कैसे सर? वो थकेगा तो जब उसको पता चलेगा मैं सबको जीत चुका हूँ, उसको यही नहीं पता मेरी मंजिल है। उनके लीडर्सों ने कभी उनको बताया ही नहीं है कि तुम्हारा एंड क्या है करके। मेरी बात समझ रहे हो? ऑनगोइंग बैटल, ऑनगोइंग बैटल, वो वॉर कभी खत्म ही नहीं होगा, तो तुम दुनिया में उसे हरा ही नहीं, तुम दुनिया में उस दुश्मन को कभी नहीं हरा सकते जिसको अपना एंड नहीं पता। ध्यान रखना, वो मर जाएगा लेकिन उसका एंड खत्म नहीं होगा। धरती में वो सबसे खतरनाक इंसान है जिसको अपना एंड नहीं पता, क्योंकि वो रुकेगा कभी नहीं सर। वो मर जाएगा पर रुकेगा कभी नहीं। सेम तालिबान सर। राइट। दुनिया के दो पावरफुल देश नहीं हरा पाए क्योंकि उनको फर्क ही नहीं पड़ता कौन है करके सामने। उनको नहीं फर्क पड़ता, उन लोगों को पता ही नहीं है कौन क्या है करके। ठीक है, उन्होंने जिंदगी में कभी कोई लग्जरियस लाइफ देखी ही नहीं है सर। जिस इंसान ने कोई लग्जरियस लाइफ नहीं देखी, जंगलों में रहा, पत्थरों में रहा, चीजें, उसके लिए क्या फर्क पड़ता है? वो हर रोज मौत जीतता है यार। आपको जिंदगी से कब प्यार होता है? जब आपको कंफर्ट मिलता है, लग्जरी मिलती है। उन लोगों से पूछो ना जो लोग कहते हैं यार इससे बेहतर तो मौत है करके, तो उनको आप क्या डराओगे मौत से? जो हर रोज ऐसी जिंदगी जीते हैं जो मौत से भी बदतर है। आपको लगता जरूर है जब वॉर होता है ना सर, वॉर, तो वॉर इंसानियत को हजारों साल पीछे ढकेल के जाता है। पता आपको, हमें लगता जरूर है वो हजारों साल पीछे चले जाते हैं हम लोग। आप जाके अभी यूक्रेन डेवलप होगा देखना, आप फेंक दिया उन्हें पीछे कई सौ साल पीछे। ठीक है, लड़ यूक्रेन रहा है, यहाँ से रशिया लड़ रहा है, लेकिन सब पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है कि इनके पीछे है कौन करके। राइट। आपको क्या लग रहा है कि यूक्रेन रशिया के सामने इतने दिन तक फाइट कर देगा सर? एक्चुअल में वॉर करा कौन रहा है? वॉर कौन करा रहा है? बेशक उसे खत्म करवा दिया अपने फायदे के लिए। ठीक है, तो दुनिया की, देखो मैंने आपको अभी भी बोला स्टार्टिंग में कि वॉर आपको अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन एजेंसीज कई सालों से वॉरों की तैयारी करते हैं सर। ऑर्केस्ट्रेट कर रहे हैं पूरा वॉर, मतलब पूरा। आपको लग रहा है चाहे दुनिया की किसी भी देश में हो, हमें लगता है कि यार यहाँ की सरकार ये बनी है करके। दुनिया की एजेंसी के ऊपर निर्भर करती है वो किसकी सरकार को चाहते हैं। राइट। और कभी कभार वॉर कराए भी जाते हैं क्योंकि उसमें किसी तीसरे पार्टी का फायदा होता है। रशिया यूक्रेन वॉर में भी यही हो रहा है। बिल्कुल, हर जगह यही। सो सर, अभी जो अफगानिस्तान में ऐसे जो कहते हैं कि लाइक तालिबान के साथ इंडियन रॉ के काफी अच्छे रिलेशन है, मतलब बहुत अच्छा इंटेल प्रोवाइड करते आ रहे हैं। बिल्कुल, अगर पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए, तो क्या आप कोरॉबरेट कर सकते हैं? अगर आप IC 814 हाईजैकिंग जो हुई थी, अगर आपने देखा हो, है ना, तो उस हाईजैकिंग में भी अगर क्या कहते हैं, गंधार में जब प्लेन हाईजैक हुआ था, तो नेगोशिएट करने के लिए हमारे NSA चीफ भी वहां गए थे। ठीक है, तो रिलेशंस हैं अच्छे, ऐसा नहीं है। और आपको एक चीज और बताऊं, शायद आई थिंक अगर मैं सही बोल रहा हूं, जब तालिबान ने गवर्नमेंट को बनाया तो हिंदुस्तान भी उसमें था कि मान्यता देने के लिए। तो हमारे रिलेशन अच्छे हैं, हिंदुस्तान के रिलेशन सबसे अच्छे हैं सर। ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान के रिलेशन खराब करते हैं, लेकिन कुछ बाहर के वेस्ट के कुछ लोग हैं जो कभी नहीं चाहते कि एशिया के अंदर शांति रहे। एशिया में हिंदुस्तान एक सुपर पावर बनकर उभरे सर। यस। और सर, आपने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव बताया जिससे ये पता चलता है कि जो कंट्रीज सामने सामने फ्रेंड्स लग रहे हैं, लेकिन उसके पीछे भी जो गेम्स चल रहे हैं, एंटी चल रहे हैं। जैसे आपने KGB का एग्जांपल दिया था 1981 का। सो वो टाइम पे इंदिरा गांधी को सपोर्ट भी कर रही थी रशियन गवर्नमेंट। सर रशियन गवर्नमेंट अगर आप देखो, मैं आपको बताता हूं, पीछे ये कर रही थी, मतलब रशियन USSR का। अगर आपको मैं एक बताऊं, जो इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी मैम का जो उन्होंने कोड रखा था, वैनो कोड था इनका, KGB के कोड पर। और आपको ये और बता दूं कि इनका एक्चुअली एक एजेंट बिल्कुल नियर, बिल्कुल बहुत मतलब
प्राइम मिनिस्टर के इनर सर्कल के अंदर था, हाँ। केजीपी का एजेंट। हाँ। और यहाँ तक कि अगर आपने उस टाइम देखा हो, केरला में इन्होंने अपनी गवर्नमेंट बना ली थी, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट हाँ, केरला के अंदर, जिसको सीआईए ने गिरवा दी थी। राइट। मतलब अगर गवर्नमेंट, आप ये नहीं सोचते कि एक एजेंसीज क्या किस हद तक नहीं जा सकती। मैं आज भी आपको बताऊं कि बड़े से बड़े जर्नलिस्ट, चाहे वो किसी भी देश के हों, एजेंसी के कंट्रोल में रहते हैं सर। एक सरकार को गिराने के लिए हमारी मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली, प्रोपोगंडा क्या चलाना है। अभी आपको मैं एक चीज पूछ रहा हूँ कि आप पर्सनली, ना तो आप बाइडेन से मिले होंगे, ना मैं मिला हूंगा, ना आप पुतिन से मिले होंगे, ना मैं मिला हूंगा, ठीक है, एक इमेज है सिर्फ। लेकिन आपके दिमाग में एक इमेज किसने बनाई है? मीडिया ने। लेकिन उस मीडिया के पीछे कौन है सर? इंटेलिजेंस एजेंसी। मतलब आपको क्या दिखाना है, ठीक है, आपको क्या दिखाना है, ये लोग डिसाइड करते हैं। यहां पर किसकी गवर्नमेंट आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको उदाहरण बताता हूं, उनको लगता है कि यार आने वाले जो मतलब हिंदुस्तान के जो इस टाइम के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको लग रहा है कि यार प्राइम मिनिस्टर कंटिन्यू देश को पावरफुल बना रहे हैं, कंटिन्यू पावरफुल बना रहे हैं देश को। मतलब इतने विजिट कर रहे हैं कि इससे पहले शायद इंडियन हिस्ट्री में इतने विजिट कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने नहीं करे। लेकिन ये प्राइम मिनिस्टर अब तो दुनिया के लिए थ्रेट ही है ना सर, क्योंकि हिंदुस्तान पावरफुल में बन रहा है। राइट। अब इनको कैसे गवर्नमेंट से गिराया जाए, मीडिया से लेकर सब चीजों से लेकर हर चीज इस गवर्नमेंट को गिराने के लिए करेंगे। और ये आपको ये चीज कौन, ये चीज सीआईए भी करेगी, ये MI5 भी करेगी। यार हमें लगता है कि यार कि नहीं यार वो तो हमारे दोस्त हैं। मैंने आपको बोला दोस्त कोई नहीं होता सर, दोस्त कोई नहीं होता। आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, कॉलेज में 2 दोस्त हैं, 3 दोस्त हैं। एक दोस्त चाहता है कि मेरा दोस्त टॉप करे, लेकिन वो ये कभी नहीं चाहता मेरे से ज्यादा टॉप करे। बस कितने भी अच्छे दोस्त हो ना, वो कहेगा यार मेरा दोस्त टॉप करे करके, लेकिन शायद दुनिया में मैं नहीं जानता कोई होगा जो कहेगा मुझसे भी ज्यादा टॉप करे करके। राइट। और फिर इसके बाद इसमें क्या है कि आपसी कंट्रीज का भी मतभेद होता है, तो किसी तीसरे के नुकसान से, जैसे आपने रशिया का एग्जांपल लिया कि मतलब केजीबी चाहती थी कि हमें पाकिस्तान को इंडिया के साथ भिड़ाए ताकि अफगानिस्तान में कंट्रोल कर सके। नहीं मतलब चीज क्या, आप देखो गेम देखो, सीआईए मतलब सबसे पहले अफगानिस्तान के अंदर USSR घुसा। अब सीआईए को लगा कि अफगानिस्तान इसके कंट्रोल में नहीं जाना चाहिए। उसने पाकिस्तान को क्या बोला, मुजाहिदीन तैयार कर, पैसा मैं दे रहा हूं। पाकिस्तान ने मुजाहिदीन बनाना शुरू किया रेड आर्मी के खिलाफ। क्लियर है। अब USSR को क्या दिखा कि पाकिस्तान तो भाई टोटल कंट्रोल सीआईए का है। मैं क्या करूं, बोला इस पाकिस्तान को मैं सीआईए मतलब ISI को मैं कैसे पीछे फेंकूं। बोला एक ही तरीका है, दोनों दुश्मन है तो एक बार और लड़ाएंगे, एक बार और दोनों का वॉर करा दूंगा तो इसको अफगानिस्तान से जाना पड़ेगा। चाहे दोस्त हिंदुस्तान है उनका, लेकिन फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन्हें अफगानिस्तान कंट्रोल उनको चाहिए। इंदिरा गांधी एक तरफ रहे भी, लेकिन इंदिरा गांधी के खिलाफ फिर भड़का भी रहे पाकिस्तान को। तो ये सोचो ना। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में एक पॉइंट बोला कि स्पाइनोस की दुनिया के अंदर ना कोई दोस्त है सर, ना परमानेंट कोई दुश्मन भी नहीं है। दुश्मन भी परमानेंट नहीं है यहाँ पर। कई बार तो ऐसे सिचुएशन होते हैं कि किसी देश के खिलाफ कोई ऑपरेशन करना है तो 2 दुश्मन एक साथ मिलकर भी ऑपरेशन करते हैं ना। सीआईए रॉ ने किया है, या सीआईए RNW ने किया है, या मुसाद ने RNW ने किया है, MI5 के साथ RNW ने किया है। ऑपरेशन कंबाइन चलते हैं। आज 2024 में, आज 2024 चल रही है, 2050 में आपको एक शॉकिंग न्यूज मिलेगी एग्जाम्पल के लिए कि यार ऐसा हो गया, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि ये 2024 में इसकी प्लानिंग हो चुकी थी। वो 20 साल पहले की चीजें सोच लेते हैं सर। राइट। और जैसे आपने नैरेटिव का बताया, तो नैरेटिव तो बस लोगों का ध्यान आकर्षित एक जगह पे करने के लिए है, और अंदर तो कुछ और ही गेम चल रहा है। तो लोग कैसे प्रेडिक्ट करें। अभी मैं आपको महीने भर पहले की बात बताता हूँ, दिख रहा होगा आपको। बांग्लादेश देखा आपने? यस। वेस्ट पूरा चाहता था कि हिंदुस्तान वॉर में आए करके, पूरी कोशिश करी इंडिया को वॉर में लाने की। इस अफगानिस्तान के से वेस्ट में कोई ना कोई देश था जो चाहता था कि हिंदुस्तान इस वॉर के अंदर आए, बांग्लादेश में आए, ताकि चाइना यहां से एक्शन में आ जाए। आप समझ रहे हो? तो मतलब इंडिया चाइना का भड़काना है मेन। मतलब 2 पावर उभर रही है ना सर। कि 2 पावर उभर रही है। राइट। तो कैसे उभर रही है? मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आप एक बिजनेस कर रहे हो, आप कोई भी एक बिजनेस खोल रहे हो, आपका कॉम्पिटिटर है, आप कॉम्पिटिटर को बिजनेस में कितना आगे बढ़ाओगे यार, आप उसको टेंशन देना चाहोगे। यस ठीक है। क्योंकि आप बिजनेस में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो तो आप सोचोगे क्यों ना इसको मैं टेंशन क्रिएट कर दूं यार, ये साला टेंशन में डूब जाए ताकि मैं आगे बढ़ जाऊं करके। तो यही गेम बड़े लेवल पर। यस। सो अमेरिका में यही चलता है, एक तरफ उनकी कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी ग्रो रही है, वो लोग अपने डेवलपमेंट पे फोकस कर रहे हैं, और एक तरफ उन्होंने इंटेलिजेंस की भाई मेरे जो कॉम्पिटिटर्स उनका पत्ता साफ हो जाए, बस वो चाहते हैं। तो मैं भी ऊपर आऊं और फिर मेरे जो ओपोनेंट्स हैं, कॉम्पिटिटर्स है, वो भी नीचे आए बस, और वो पावर गेन करके रखे। दुनिया में पावर सर देखो, दुनिया के अंदर मैं आपको चीज बताऊं कि सबसे जरूरत एक इंसान है ना, नॉर्मली एक इंसान चाहता है
कि यार उसको जीवन में इतना पैसा ऐसा मिल जाए, उसकी पहली नीड क्या होती है? पैसा। पैसा, एक अच्छी लाइफ। लेकिन आपको जब बहुत ज़्यादा पैसा मिल जाता है ना, तो आपके लिए पैसा सेकेंडरी हो जाता है। फिर आप चाहते हो मेरा नाम हो जाए, क्योंकि पैसा तो आपके यहाँ बहुत हो चुका है ना। फिर आपको लोग जाने, आप मीडिया में आओ, हर आदमी आपकी बात करें। फिर पैसे की वैल्यू क्या हो गई? सेकंड नंबर पर। फिर नाम की वैल्यू, जब आपका सब जगह नाम भी हो गया ना, फिर नाम की वैल्यू भी आ गई सेकंड नंबर पे। फिर आप चाहते हो पावर, मैं जो बोलूं वही हो। तो पैसा, नाम और लास्ट पावर। सो अब सर, जैसे आपने ग्राउंड लेवल पर भी मिशंस में काम किया है, और लाइक आपने स्नाइपिंग किया है, आप हिटमैन का काम किए हो और रॉ के एजेंट रहे हो, तो ग्राउंड लेवल पर काम कैसे होता है? बिकॉज ये हमारी ऑडियंस जानना चाहती है कि एक रॉ एजेंट बेसिकली, लेट्स से कि अगर वो कोई फॉरेन ऑपरेशन कर रहा है, वो कोई टेररिस्ट लोगों के इलाके में घुस रहा है, तो वहां पे उसको एक कैरेक्टर चेंज कर लेना है, ठीक है? और एक नहीं हो सकता, उसको 5 कैरेक्टर रखने हैं। एक दोस्त के साथ एक मुखौटा पहनना है, एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मुखिया के साथ अगर वो इंटरेक्ट कर रहा है, या मतलब टेररिस्ट लोग के साथ, तो एक अलग मुखौटा। फिर वो अपना कोई काम कर रहा है, लेट्स से वो मजदूर है, तो वहां पे ताकि किसी को शक ना हो, फिर अपने सुपीरियर्स के साथ उसको एक मुखौटा रखना है। तो ये इतने सारे कैरेक्टर चेंजेस जो होते हैं, ये एग्जीक्यूट, मतलब ये मेंटली कैसे किया जाता है, साइकोलॉजिकली? देखो, तभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, अभी बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन आता है कि सर मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये हूँ, मतलब मैं 25 ईयर ओल्ड, 30 ओल्ड, मैंने ये किया यूपीएससी, मुझे भी एजेंसी के लिए काम करना है, डिफरेंट, मैं एमआई के लिए काम करना चाहता हूँ, आईबी के लिए, आरएनडब्ल्यू के लिए, किसी के लिए भी। मैं आपसे एक चीज़ बोलूँ सर, सबसे पहले क्या होता है कि मेरे हिसाब से, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि जितना भी मैंने अपनी लाइफ में समझा है, अगर आपको किसी को ट्रेन करना है ना सर, तो उसकी 16 साल से 20 साल के बीच में एक एज है जिसको आप दुनिया के किसी भी रूप में डाल सकते हो सर। राइट। बाद में बहुत मुश्किल है। अगर आप कल बोलो कि यार, मतलब कि तुम्हें कुछ एक लोग को ट्रेन करना है करके, तो मैं बोलूँगा यार उनका एज ग्रुप क्या है? आप मुझे बोलोगे 25-26 साल, बहुत मुश्किल है उनको ट्रेन करना, क्योंकि हमारा दिमाग सबसे न्यूरोप्लास्टिक रहता है। मतलब उस एज पर, जो 16 से 20 साल के एज में जो लड़का जहाँ चला गया, वो उसी में डल जाएगा सर। सबसे पहले क्या है, जो ट्रेनिंग पीरियड है, वो दुनिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज को करने के लिए। राइट। जैसे लोग बोलते हैं ना ट्रेनिंग, तो मैं ट्रेनिंग बोल दूं, ट्रेनिंग इतनी इंपॉर्टेंट चीज है लाइफ के अंदर, इतनी जरूरत है कि ट्रेनिंग के ही दम पर एक इंसान मरने के लिए चला जाता है सर। राइट। और ये टेररिस्ट लोग भी यही करते हैं। बिल्कुल, मतलब वो बचपन से ही इंडोक्ट्रिनेशन चालू कर देते हैं। बिल्कुल। और एक्चुअली क्या है कि जैसे फील्ड के अंदर जाकर, जैसे आपने बोला कि फील्ड में ऑपरेशंस कैसे होता है, जब भी एक एजेंट हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे दुनिया का कोई भी एजेंट हो सर, जब भी ऑपरेशन में जाता है ना सर, अब उस ऑपरेशन में ट्रस्ट नहीं होता सर, सिर्फ कंप्रोमाइज होता है सर। ट्रस्ट तो कभी किसी पर होता ही नहीं है, सिर्फ कंप्रोमाइज। अगर ये बोल दूं कि यार मैं तेरे ऊपर बहुत ट्रस्ट करता हूं करके, नहीं सर, ये तो कंप्रोमाइज है। ठीक है, चाहे मैं 1000 बार बोल दूं, चाहे ईश्वर भी आके मुझसे कह दे कि यार ये तेरे साथ धोखा नहीं करेगा करके, तब भी विश्वास नहीं है सर। मैंने आपको बोला सिर्फ कंप्रोमाइज क्यों? जीने के लिए। मेरी मजबूरी है उस पर ट्रस्ट करना, मैं ट्रस्ट कर नहीं रहा हूं, मेरी मजबूरी। यार जो एक एग्जाम्पल के लिए मुझे एक चीज बताओ कि मेरा एक सोर्स है या मेरा एक एसेट है दुनिया के किसी भी देश में, वो चंद पैसों के लिए या किसी भी चीज के लिए मेरे लिए काम कर रहा है, क्या इस चीज की क्या गारंटी है कि हमेशा मेरा ही रहेगा करके? राइट। थोड़े ज्यादा पैसे दे दिए, बिक गया। जरूर, मतलब हो सकता है पैसे में, किसी और चीज के ऊपर कोई ब्लैकमेल कर रहा है उसको, किसी भी चीज पर ब्लैकमेल करके किसी ने उसके फैमिली को गन पॉइंट पर ले लिया। बहुत सारी मजबूरी होती है। देखो, एसेट बनने के लिए कोई आदमी पैसों पर एसेट बनता है, कोई गुस्से में बनता है, किसी के साथ अत्याचार हुआ, वो चीज हुआ, वो नफरत करता है किसी से, उसके लिए भी एसेट बनता है। ठीक है, कोई आदमी एसेट क्यों बनता है? किसी को हम जबरदस्ती गन पॉइंट पर एसेट बनाते हैं, तो क्यों आदमी एसेट बना वो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। राइट। ठीक है, और इस चीज की कोई गारंटी नहीं है कि वो हमेशा वैसा ही रहेगा करके। तो एक ऑपरेशन में सिर्फ कंप्रोमाइज, मतलब ये बेसिकली एक तरीके की एक्टिंग ही हो गई कि आप उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के डीएनए में घुस जा रहे हो। डीएनए में। और दूसरी चीज ये जानते हुए कि यार मैं वापस नहीं आ सकता, तो एंजाइटी कितनी होती रहेगी। अगर आप देख रहे हो, मतलब अगर आप किसी टेररिस्ट लोग के इलाके में घुसे हो, वहां पे देख रहे हो कोई भी पर्सन आपको देख रहा है, आपको 1-2 बार मुड़ के देख रहा है बस, या आप पे नजर रखे हुए, तो आपको पैनिक होना स्टार्ट हो जाएगा। 2 बार ही नहीं सर, एक, मतलब अगर उसने मुझे सिर्फ पलट के देख लिया कुछ देर तक, अब मैं 2-3 दिन तक सोऊंगा नहीं, मैं जगह चेंज कर दूंगा मैं। चाहे उसने रैंडमली मुझे देखा हो, ऐसा नहीं कि उसने रैंडमली देखा हो, मैं ये नहीं कह रहा कि उसने मेरे ऊपर शक है करके। वो होता है ना, कोई भी देख सकता है। तो फिर मतलब कोई भी देख सकता है, मतलब एक आदमी को इस लेवल का एंजाइटी ले लो या इस लेवल के चौकन्ने हो, कुछ भी, कि आपको एक नजर भी किसी ने देख लिया ना सर, वो आपके माइंड में ही रहेगा। ओके, सो मतलब उसको झेलना ही पड़ता है। और आप, ऐसा नहीं है कि आपका माइंड सुन्न हो जाता है उसको लेके, क्योंकि अगर सुन्न हो गया तो आपका सर्वाइवल स्टेक पे आ गया 100%। और आपको मैं एक चीज और बताऊं कि
फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने बोला एक एक्टिंग, हाँ आपने लाइट डिटेक्टर टेस्ट देखते हो आप? हाँ देखते हैं ना बहुत सारे हाँ। कि इसका लाइट डिटेक्टर टेस्ट करा दो करके, ये सब कुछ सच बोल लेगा। राइट। जो एक एजेंट है ना सर, हाँ जो फील्ड एजेंट है, एफओ है, जो फील्ड ऑफिसर है, ठीक है, जो अच्छा। ग्राउंड पर काम कर रहा है, हाँ उसको आप लाइट डिटेक्टर पर बैठा लो, हाँ। आप उससे कुछ नहीं निकलवा पाओगे, ओ हो। कुछ भी नहीं। हाँ। अगर मेरा नाम लक्की बिस्ट है, हाँ क्या है एग्जाम्पल के, लक्की बिस्ट मेरा नाम है, और आपने मुझे ये बोल दिया यार कि मैं कल तेरा लाइट डिटेक्टर टेस्ट होना है करके, तो आप मुझसे मेरा नाम नहीं बुलवा पाओगे सर उसके बाद भी। इसके पीछे एक छोटा सा आपको एक ट्रेनिंग का वन पार्ट बता देता हूँ, ऐसे हजारों चीज़ें होती हैं। हाँ। जैसे आपने बोला एक्टिंग, अभी हम दोनों ने यहाँ पर एक पॉडकास्ट कर रहे हैं, हाँ अब मुझे जाना है घर, हाँ और घर पर जाके खुद की आत्मा से, हाँ अपनी आत्मा, मेरी जो इस संसार में जो इंसान है ना, वो सारी ब्रह्मांड से झूठ बोल सकता है, हाँ। वो अपनी आत्मा से झूठ नहीं बोल सकता। नहीं बोल सकता। बस मैं अपनी आत्मा को ये मनवा लूँ कि मैं पॉडकास्ट करने नहीं आया था आज। हाँ उस आधे पौन घंटे के अंदर मैं प्रैक्टिस कर लूँ, यार मैं तो जानता ही नहीं हूँ गौरव को, हाँ जबकि मैं यहाँ आया हूँ, सारे सीसीटीवी सब कुछ दिख रहे हैं, हाँ सबको ये सारे एविडेंस है कि मैं यहाँ आया हूँ, हाँ। लेकिन मैंने अपनी आत्मा को ये मनवा लिया कि मैं इधर नहीं आया। अच्छा। या तो फिर आप मुझे पागल कर लो या कुछ भी कर लो, हाँ, हाँ, हाँ। सारी दुनिया बोलेगी तो पागल है यार, पॉडकास्ट भी करके आया है और साला बोला मैं पॉडकास्ट करके नहीं आया हूँ। Right, आप मुझे right. लाइट डिटेक्टर टेस्ट में बैठा लो, दुनिया में कहीं भी बैठा लो, हाँ। क्योंकि अब वो मैं नहीं बोल रहा हूँ, Right. मेरी आत्मा बोल चुकी है कि ये आया ही नहीं था यहाँ पर करके। एग्जैक्टली। आप समझ रहे हैं? और सर साइकोलॉजिकली यही से मतलब ये आत्मा को आइडेंटिटी बोल सकते हैं, अपनी बिल्कुल खुद की पहचान। पहचान मतलब वही आइडेंटिटी। मैं अपनी पहचान को चेंज कर चुका हूं सर। Right. आप मुझे कहीं भी लेके चले जाओ, हाँ। कितना भी टॉर्चर कर लो, जब मैंने खुद की आइडेंटिटी को अपने दिल से वो मान लिया, आप चेंज कर ही नहीं सकते हो सर। Right. और आप मुझसे लाइट डिटेक्टर में बैठा लो मुझे, ठीक है, मुझे ड्रग दे के आप मुझसे उगलवा लो, मेरी आत्मा ही तो, ड्रग में क्या है, आदमी का सबकॉन्शियस माइंड तो बोलना शुरू करता है ना सर। Yes, मैंने yes. अपने माइंड्स को ये मनवा लिया ना, यार मैं आया ही नहीं हूँ यहाँ करके। राइट। इसी चीज को कोरॉबरेट करने के लिए जैसे एक स्पाई करके वेब सीरीज निकली हाँ, थी, बिल्कुल, एली कोहेन सर की। एली कोहेन सर। तो उनका उनमें भी यही दिखाया था कि मतलब उनकी जो एक सुपीरियर होती है या उनकी एक कॉलीग होती है, तो वो अपने बेसिकली अपनी वाइफ को लेटर्स लिख रहे होते हैं, वो ड्रॉर में रख रहे होते हैं, तो बोलते हैं कि आप लेटर लिख के ड्रॉर में भी नहीं रख सकते क्योंकि आपका कैरेक्टर चेंज हो रहा है। कैरेक्टर चेंज। आप यहाँ पे वो हो ही नहीं जो मैरिड है, योर सिंगल ओवर ईयर। एक बार एक इंसिडेंट हाँ। कि मैं जस्ट एयरपोर्ट से निकला तो रैंडमली मुझे एक आदमी मिला और मैं भी उस आदमी को पहचान लिया। हाँ दिक्कत क्या हुई, मुझे ये नहीं पता कि ये मुझे किस आइडेंटिटी में जानता है करके। मुझे बहुत टाइम के बाद, विद इन 4-5 ईयर्स के बाद मिला कि मैंने इसको क्या नाम बताया क्या नहीं, हाँ। ठीक है मैं भूल गया, हाँ। लेकिन विद इन 2 मिनट मैंने उससे बात करी और उसके मुंह से मेरा नाम निकलवा लिया मैंने। कि मुझे ये बताओ मैंने इसको क्या बोला है यार, Right. मैं किस कैरेक्टर में इससे मिला हूं करके। सो अभी सर हमने स्पाई वेब सीरीज की बात की, तो स्पाई वेब सीरीज में ये चीज बताई गई थी कि मुसाद की जो ट्रेनिंग और रिक्रूटमेंट होता है मुसाद का, उसके लिए एक बहुत ही जबरदस्त, मतलब पहले से ही बंदे को परखा जाता है कि उसका जो साइकोलॉजिकल असेसमेंट किया जाता है, साइको एनालिसिस किया जाता है बेसिकली। और मतलब कहीं पे भी आपको रैंडमली छोड़ दिया और फिर पता लगाओ कि किसने आपको बुलाया, वो कहाँ पे है, तो उसको खुद ही रास्ता ढूंढना है कि कहाँ पे मेरे को किसने बुलाया। तो ऐसे टेस्ट किए जाते हैं, राइट। और प्लस उसका जो एक फिजिकल एक्यूमेन है, ट्रेनिंग, फिटनेस, वो सब भी देखा जाता है। तो अपने रॉ में, क्योंकि फुल सीक्रेट है, कभी अपने ऑपरेशंस डीक्लासिफाई नहीं करते, तो हायरिंग के लिए भी, रिक्रूटमेंट के लिए भी कभी भी वो अपना एक स्टैंडर्ड नहीं सेट करते कि ये स्किल सेट रिक्वायर्ड है। तो आपको क्या लगता है, आपके एक्सपीरियंस में रॉ एजेंट्स के लिए जो फील्ड पे उतरते हैं, क्या स्किल्स एंड क्या एबिलिटीज और क्या साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क वो चाहते हैं कि वैसे बंदे हमें मिले? सर मैं आपको बताऊं कि ब्रेव, इंटेलिजेंट, एवरीथिंग, हम चाहते हैं कि हमारे को ना एक ईमानदार आदमी मिले सर। पहले तो ओके, मैं उसको ब्रेव बना लूंगा, हाँ। मैं उसको दुनिया के सारे स्किल सिखा दूंगा सर। मुझे इंसान अच्छा मिलना चाहिए। हाँ। आप मुझे एक ईमानदार आदमी दे दो, 6 महीने के बाद उसको ब्रेव भी कर दूंगा मैं, ओके, उसको बेस्ट फायरर भी बना दूंगा, हाँ। लेकिन आदमी ईमानदार चाहिए फर्स्टली तो सर। सो इंटेग्रिटी, मतलब ईमानदार सबसे पहले। सर, सबसे पहले अपने काम को लेके वो ईमानदार हो सर, अपने देश को लेके ईमानदार हो। हाँ। सर मुझे नहीं चाहिए कि दुनिया का सबसे बहादुर आदमी और वो ईमानदार ना हो। क्या करूंगा उस बहादुरी क्या का, करेंगे? वो कल मेरे अगेंस्ट आ जाएगा। राइट। तो मुझे ईमानदार आदमी चाहिए सर। हाँ। हमारी एजेंसीज को सबसे पहले एक ईमानदार देशभक्त इंसान चाहिए, ना हो ब्रेव। हाँ। मैंने आपसे क्या बोला, 3 महीने के बाद आप
सोच भी नहीं सकते। मैं इसी आदमी से मिला, मैं उसे दुनिया का सबसे ब्रेव बनाकर दिखा दूंगा आपके सामने। ओके। उसको ना आता हो एक भी 9mm पिस्टल चलाना भी, जब वो आपसे 3 महीने के बाद मिलेगा तो रॉकेट लॉन्चर भी 1000 मीटर पर फायर मार रहा होगा वो। फर्स्टली एक ईमानदार आदमी सर। ओके। बाकी ट्रेनिंग के सारे स्किल्स वो ट्रेनिंग का पार्ट है सर। देखो कि मेरे लिए मेरी ट्रेनिंग बहुत ईजी है। अगर आप मुझे बोलो यार कि अभी लक्की तुझे यार क्या कहते हैं एक ऑपरेशन करना है, मतलब डॉक्टर वाला, मेरे लिए बहुत मुश्किल है यार सर। मुझे तो बॉडी का पार्ट भी नहीं पता ढंग से, चीज़ें नॉर्मली तरीके से। तो हर आदमी के लिए उसका काम ईजी है सर। मेरे लिए बहुत ईजी है कि 1000 मीटर पर किसी को हेड शूट करना, मेरे लिए बहुत ईजी है कहीं से जंप मारना, मेरे लिए बहुत ईजी है भागना, फायरिंग करना, क्योंकि मैं वही सीखता हुआ आया हूँ। तो जो ट्रेनिंग का हिस्सा, कि ट्रेनिंग के अंदर जब एक लड़का तैयार होता है सर, विद इन 2-2.5 साल के अंदर जब एक तैयार होता है, जब उसको पहले दिन आप देखोगे ना और जब लास्ट दिन देखोगे, तो लास्ट दिन देखने के बाद इतना परफेक्ट होता है वो। वो आप 10 लोग आ जाओ एक ही कपड़े पहनकर सामने से, वो विद इन 2 मिनट के अंदर बता देगा आप में से लीडर कौन है करके। ओके। इतना मतलब आपकी बॉडी लैंग्वेज को देखकर बता देगा एक एजेंट कि ये 10 लोगों में से सर जो चौथे नंबर पर खड़ा है वो इनका लीडर है। सो लीडर को कैसे पहचानते हैं? वो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके चेहरा देख के, आपका कॉन्फिडेंस देखकर, या तो आप जानबूझ के लो करने की कोशिश करोगे या बॉडी में दिखेगा ही दिखेगा। क्लियर है सर? आपकी बॉडी लैंग्वेज देखकर बता देगा कि आप लीडर हो करके। ओके। और बाकी लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं? बिहेव मैंने आपको बोला 10 लोग लाइन में खड़े कर दो सर। उन 10, आपने कभी एक नॉर्मल आर्मी सोल्जर्स को देखा है सर? आप लाख की भीड़ में बता दोगे आर्मी सोल्जर है, उसके ड्रेस पहनने का तरीका, उसका टर्न आउट से आप बता दोगे अरे आर्मी सोल्जर है। हर चीज एकदम डिसिप्लिन से दिख जाएगा आपको। तो नॉर्मली तरीके से जो एक परफेक्ट एजेंट होगा दुनिया की किसी भी एजेंसी का, उसको सुपर स्किल्स हैं सर। मैंने आपको क्या बोला, 9mm पिस्टल से लेकर 84mm रॉकेट लॉन्चर तक, इसके बीच के जितने भी वेपन्स हैं, सब वेपन्स में महारत हासिल होगी सर उसको। और मैंने आपको सब चीज़ों का एक ही चीज़ बताया, वो जिस डीएनए में जाएगा ना सर, उस डीएनए का बन जाएगा वो। अगर वो ऑटो वाले से होगा तो आपको लगेगा यार ऑटो वाला का जिगरी दोस्त है, ठीक है। अगर आप उसको अंबानी के साथ बैठा रहे होंगे, कहेंगे इसको बिजनेस की तो पूरी नॉलेज है करके। सब करके आया है सर। उसमें इतना हाई कॉन्फिडेंस, उसको फर्क नहीं पड़ता। उसको नहीं फर्क पड़ता कि सामने प्राइम मिनिस्टर बैठा हो, उसको तब भी फर्क नहीं पड़ता सामने एक स्लम का एक आदमी बैठा हो जो मतलब बहुत दिनचर्या कर रहा है। वो जो दिनचर्या कर रहा है ना सर, उसको लगेगा यार तो मेरा ही भाई है करके। जो सामने अगर प्राइम मिनिस्टर लगे होंगे तो उनको लगेगा यार देश की जिम्मेदारी इसके ऊपर दे सकते हैं करके। राइट। सो एजेंट जब चाहे अपने विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से अपनी आइडेंटिटी बना सकता है। स्विच चेंज, जैसे आप लाइट चेंज करोगे तो स्विच चेंज कर लेगा सर। राइट बिल्कुल। सो ये जो रिक्रूटमेंट के लिए आपने बताया, ये सारे स्किल, सबसे पहले तो चाहिए होता है इंटेग्रिटी, लाइक उसका एक मॉरल ग्राउंड बहुत सही होना चाहिए। बिल्कुल। इसके अलावा भी पहली बात तो आप जब ही रॉ में गए तो आपका सिलेक्शन कैसे हुआ था सर? देखो उस वक्त में एक्चुअली क्या है, मेरे तो ग्रैंडफादर, मेरी जितने भी, मैं डायरेक्ट RNW के लिए नहीं गया था। मैं भी, मुझे भी नहीं पता था कि RNW वगैरह जाना है करके। शायद दुनिया में किसी को भी नहीं पता होता, जब तक वो सारे सिक्योरिटी क्लियर ना कर ले, उसको पता ही नहीं होता कि आप एजेंसी के लिए टेस्ट रन किए जा रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं क्लियर करनी पड़ेगी करके। तो सर एक्चुअली क्या था, मेरे को तो खुद नहीं पता था कि मतलब RNW वगैरह कोई सीक्रेट सर्विस, मुझे भी खुद नहीं पता था। मैं नॉर्मली तरीके से मैंने आपको बताया कि मेरा बैकग्राउंड टोटल आर्मी से ही रहा है। मेरे ग्रैंडफादर आर्मी से, मेरे फादर आर्मी से। तो मैं पढ़ाई कर रहा था नॉर्मल 11th क्लास में ही। तो नॉर्मल एक क्या है, एक इंडिपेंडेंस आर्मी के लिए नॉर्मली भर्ती आती हैं, जिनके पहले से पेरेंट्स वगैरह आर्मी को सर्व किया, सिर्फ वही जाएंगे इसमें। मतलब ये रैली उन्हीं की रहेगी जिनके ऑलरेडी कोई ना कोई पेरेंट्स वगैरह जिन्हें फोर्स को दिया है। तो मैं भी नॉर्मली तरीके से भर्ती अटेंड कर आया नॉर्थ ईस्ट में। तो वापस आ गया। तो उस टाइम 11th में ही था मैं, 16 साल 3 महीने के समथिंग था। तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन भी ये होंगे यार कि मतलब बहुत सारे पॉडकास्ट देखने के बाद लोग बोलते हैं कि सर 16 साल से कैसे होता है। तो मैं उनको ये बता दूं भाई कि जब भी आप फोर्स ज्वाइन करते हो, आज भी आप 17 साल में ज्वाइन कर लेते हो, लेकिन जब आप कसम खाओगे फ्लैग के नीचे, आपकी उम्र तब 18 साल होनी चाहिए। राइट। ठीक है। तो ट्रेनिंग चालू हो सकती है, ट्रेनिंग चालू कभी भी हो सकती है, लेकिन आप जब हमारे देश के अंदर जब आप झंडे के नीचे कसम खा रहे हो, ठीक है, तब आपकी उम्र 18 साल होनी चाहिए। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर 16-3 कैसे, ये कैसे। तो उनको ये बोलना नहीं है भाई कि 18 साल के बाद तुम अप्लाई नहीं। तुम जब आर्मी के अंदर, तुम आज भी आर्मी में 17 साल का लड़का एंटर, जब 9 महीने के बाद या 11 महीने में उसकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, तो 18 साल उसकी एज होनी चाहिए उस टाइम। तो सेम नॉर्मली तरीके से मैंने भी 11th में था, तो अटेंड वगैरह करके आया। तो वहाँ से आने के बाद मुझे दोबारा बुलाया गया। हम दोबारा मेडिकल हुआ, रीमेडिकल हुआ। तो उसके बाद फिर मुझे अभी कुछ नहीं पता, मुझे नॉर्मल आर्मी का ही है। तो देन उसके बाद मैं देखता हूँ कि यार हमारे को एक जगह बुलाया जाता है। जब हम लोग गए थे तो उस टाइम तो लाखों लोग थे, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज बुलाया हुआ था पूरे इंडिया से। मतलब इस डिस्ट्रिक्ट का इस दिन होगा, इस डिस्ट्रिक्ट का इस दिन होगा, पूरे इंडिया से भर्ती निकली। जब हम अलग से, हमारे को कुछ एक लोगों को बुलाया, बहुत कम लोग थे वहाँ, 7-8 हज़ार लोग ही थे।
बचे हुए। हाँ। अब मेन नॉर्मल कुछ नहीं, आप पहली बार मुझे पता चला दुनिया में साइकोलॉजी टेस्ट क्या होती है करके। ओके। ठीक है, वहाँ 4-5 डेस्क में कुछ एक बहुत सीनियर ऑफिसर्स वगैरह बैठे हुए थे, कम से कम 1.5-2 घंटे का वहाँ इंटरव्यू हुआ सर। ओहो। ये इन फ्यूचर में अगर कोई बंदा एजेंसी ज्वाइन करेगा तो ये उसका भी होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। राइट, साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन। बहुत बहुत ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और सबसे चरित्र ज्यादा इवैल्यूएशन। उनके मतलब वो आपको लगेगा यार बहुत अजीब से क्वेश्चन है करके। हाँ। अजीब से क्वेश्चन बोलेगा, यार कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे, बोलेंगे यार भाई कि सबसे पहले बोलेंगे आपका नाम क्या है। हाँ। मैंने अपना नाम बताया, आप कहाँ रहते हो, क्या करते हो, ये वो, आप आर्मी क्यों ज्वाइन करना चाहते हो, आप सब कुछ बोलते रहोगे। फिर थोड़ी देर के बाद उनका एक नॉर्मली क्वेश्चन आएगा कि कल आपको इस देश में, कल एक चीज़ ये बताओ, कहीं आपको गुस्सा तो नहीं आता? बोला हाँ। तो आप, क्योंकि कल हम आपको इस देश की बहुत बड़ी जिम्मेदारी देंगे, हाँ। कहीं ऐसा तो नहीं आपको गुस्सा आ जाएगा? हाँ। आप बोले, हर आदमी बोलेगा नहीं आता सर, क्योंकि इस टाइम उसको ड्यूटी ज्वाइन करनी है। तो दुनिया में साला कितने भी गुस्से वाला आदमी हो, वो ये बोलेगा नहीं, सब गुस्सा मेरे कंट्रोल में। बिल्कुल गुस्सा कंट्रोल में, मतलब कुछ नहीं। तो आधे घंटे के बाद ऐसे बोलेंगे कल आपकी शादी होगी, तो आप शादी एक पढ़ी लिखी लड़की से करना चाहोगे या नॉर्मल लड़की से करना चाहोगे? वो देखते हैं कि सोच के बोल रहा है या क्या कर रहा है करके। हाँ। या कंटिन्यू दिल से बोल रहा हो, हर चीज को नोट करेंगे। इंस्टिंक्टिव जवाब है या एकदम सोच के सही गलत क्या है। थोड़ी देर के बाद बोलेंगे कि आप पढ़ाई को वैल्यू देते हो या किसी और चीज़ को वैल्यू देते हो। करते करते फिर बोलेंगे थोड़ी देर के बाद कि आपका बेटा भी, कल आपकी शादी होगी और आपका बेटा बिल्कुल इंडिया की क्रिकेट टीम को ज्वाइन करना चाहे, खेलना चाहे, खेलने दोगे? तो आप बोलोगे, वो हर चीज़ मैच करेंगे। थोड़ी देर पहले करता पढ़ाई को, फिर बोल रहा था इधर। इसके क्वेश्चन उल्टे सीधे जा रहे हैं, मतलब ये वो नहीं है, एक लाइन में नहीं है। मतलब आप कोई इसका प्रिपेयर करके नहीं आ सकते। प्रिपेयर करके वो सिर्फ ये देख लेंगे लड़का क्या है करके, इसकी सोच क्या है, इसकी सोच क्या है। फिर थोड़ी देर के बाद बोलेंगे आप मार्केट में जा रहे हो करके, अभी आपकी नई नई शादी हुई है और आपकी बीवी का हाथ किसी ने पकड़ लिया, अब क्या करोगे उस टाइम? तो आदमी बोलेगा भाई 2-4 धर दूंगा करके गाली दूंगा। थोड़ी देर पहले आपने बोला आपको गुस्सा नहीं आता। तो वो कहाँ का क्वेश्चन कहाँ निकालेंगे आप सोच नहीं सकते सर। और वो मतलब 2 घंटे के अंदर आपसे 500 क्वेश्चन पूछ चुके होंगे। ओके। वहां पर वही लड़का पास करेगा जो लड़का सही है, जो एक्चुअल में वो है। नहीं तो बाकी 99.9% आउट हो जाएंगे सर वहां से। राइट। उस टेस्ट को वही पास। आपको लगेगा यार 500 क्वेश्चन पूछे, इसका ना कुछ इसका कोई मतलब ही नहीं है। आपको बोलेंगे आपको रोटी अच्छी लगती है, आपको चावल अच्छा लगता है। बोले यार कैसा सवाल है करके, है ना। वो धीरे धीरे उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं निकलेगा। ये इन फ्यूचर में आपसे भी होगा। और दुनिया में एक चीज और बोलूं कि जो भी लोग ये चाहते होंगे कि मैं सीक्रेट सर्विस ज्वाइन करूं, वो 99% नहीं करेंगे भाई। एजेंसी उनको लेती नहीं है जो कहते हैं मैं करूं करके। राइट। ठीक है। और दूसरा क्या है उनका रिक्रूटमेंट का क्या है कि आप डेपुटेशन भी जा सकते हैं। अगर आप यूपीएससी वगैरह करते हैं तो आप आरएनडब्ल्यू में डेपुटेशन भी जा सकते हैं। ठीक है। लेकिन आरएनडब्ल्यू अपने आप अपने आदमी को ढूंढ लेती है भाई, आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप सच में ईमानदार हैं, ठीक है, और सच में आपने इस देश के लिए काम किया है और आप तक आज तक आरएनडब्ल्यू आप तक नहीं पहुंची, तो सच में आप ईमानदार नहीं है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है भाई। अगर आप सच में ईमानदार होते और आपने जीवन इस देश को दिया होता ना, तो कभी ना कभी आरएनडब्ल्यू आप तक पहुंच जाती। तो बहुत सारे लोगों का ये मैसेज होते हैं कि यार सर मैं एजेंसी ज्वाइन करना चाहता हूँ, चीज़ें करना चाहता हूँ। मैं आपको ये बता दूँ कि आपका हर डाटा, आप क्या करते हैं, आप क्या नहीं करते, आप क्या सोचते हैं, हमारी एजेंसी के पास होता है भाई। आप ये मत सोचो कि आपके बारे में इस देश की एजेंसी को नहीं पता। आप रात के टाइम 11 बजे अपने मोबाइल में क्या सर्च कर रहे हैं भी एजेंसी को पता होता है। ध्यान रखना कि आप अपने मोबाइल के गूगल में क्या सर्च करते हैं, आप कौन सी वेबसाइट के अंदर जाते हैं, ठीक है ना। ये दुनिया को सब पता है। और मैंने आपको ये बोला कि आप सच में ईमानदार हैं तो एजेंसी आप तक पहुंच जाएगी सर। सो आप रॉ में एंट्री नहीं मारते, रॉ आपको ढूंढती है, आरएनडब्ल्यू आपको लेती है, आपको हैंड पिक करती आप कभी आरएनडब्ल्यू में, आप आरएनडब्ल्यू की कोई साइड नहीं देखोगे, कुछ नहीं देखोगे, ठीक है, आप एंट्री नहीं मारोगे। हाँ, अगर आप डेपुटेशन जा सकते हैं, जैसा मैंने आपको बताया, यूपीएससी क्लियर करके या अगर आप पोस्टल सर्विस वगैरह में हाई पोस्ट पर हैं, बहुत सारे आपने देखा होगा विक्रम सूद सर भी पोस्टल सर्विस से वो गए, लेकिन वो चीफ के लिए जाते हैं विदिन 3 ईयर्स के लिए। राइट। तो सर वो मोस्टली मतलब ग्राउंड ऑपरेशंस नहीं होगा, वो मोस्टली लाइक मतलब एक क्या कह सकते हैं, डेस्क ऑपरेशन। देखो ग्राउंड ऑपरेशन के लिए तो ट्रेंड लड़का होगा, उसके लिए इंस्टिंक्ट चाहिए। वो तो आप बिल्कुल बचपन के इंस्टिंक्ट चाहिए। वो तो बिल्कुल। अगर सपोज करो आप आरएनडब्ल्यू और भी जाना चाहते हो, तो मैं आपको ये बोलता हूँ कि आप इंडियन आर्मड फोर्स ज्वाइन करो। ठीक है, आर्मड फोर्स में आप चाहे पैरामिलिट्री फोर्स ज्वाइन करो, चाहे आप आर्मी ज्वाइन करो। उसके बाद आप इंटेलिजेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं भाइयों, डेपुटेशंस के लिए। हमारी मतलब जो भी आपके लोग सुनेंगे वो डेपुटेशन के लिए नॉर्मल आर्मड फोर्स ज्वाइन कर ली उन्होंने। आर्मड फोर्स के बाद कुछ एक टाइम होता है, विदिन 5 ईयर 4 ईयर के बाद वो इंटेलिजेंस विंग को ज्वाइन कर सकते हैं एज ए डेपुटेशन। उनके स्किल इंटेलिजेंस में बहुत तगड़े लगते हैं, लगता है लड़का बहुत ही इंटेलिजेंट ही है। फिर आरएनडब्ल्यू आपने आप कोऑर्डिनेट करके, क्योंकि आज के टाइम में क्या होता है, चाहे आईबी हो, चाहे एमआई हो, चाहे ये आईबी हो, एक साथ जॉइंट ऑपरेशंस करते हैं, सब चीज़ें करते हैं, तो आपस के अंदर वो कर सकते हैं। एक नॉर्मल प्रोसीजर है भाई।
चीजें करने का। राइट। अच्छा सर, अब बात करते हैं आपके स्नाइपर वाले करियर की। 1500 मीटर दूर से, 1500 मीटर से एक हेडशॉट मार देना एक आप अपने आप में एक स्पेशल लेवल का स्किल है। तो ये जो स्किल होता है, एक स्नाइपर का स्किल है, इसको अगर हम कंपेयर करें किसी भी एक आम मिलिट्री पर्सनल के साथ, तो जैसे समझ लीजिए कि कोई आर्मी वाला बंदा हो गया, या फिर लेट्स से कोई स्पेशल फोर्स हो गई, है कि नहीं, कमांडो हो गए, तो इनमें क्या डिफरेंस है? मतलब एक स्नाइपर में ऐसी क्या एबिलिटी होती है वो उसे किसी दूसरे मिलिट्री पर्सनल से डिफरेंशिएट करती है? क्यों, क्या देखा जाता है, और क्या हुनर होना चाहिए एक स्नाइपर में जिसके बेसिस पे उसका सिलेक्शन होता है? आपके केस में जैसे आप फॉर एग्जांपल लाइक आपका आई थिंक इकलौता नाम है पूरे जो 200 टॉप वर्ल्ड के स्नाइपर्स है उस लिस्ट में आपका इकलौता एक नाम है इंडिया की तरफ से, राइट? तो वो क्या हुनर होनी चाहिए, क्या एबिलिटी होनी चाहिए आपके हिसाब से, और डिफरेंशिएशन क्या करता है बाकी कमांडोज में? बिल्कुल सर, देखिए कभी भी क्या है, एक सोल्जर, दुनिया का कोई भी सोल्जर हो सर, वो एक ऑर्डिनरी तो हो ही नहीं सकता। एक सोल्जर ही है सर, उनके अपने स्पेशल एबिलिटीज, उनके स्पेशल है कि एक सोल्जर जब एक आम आदमी से, एक सिविल से एक सोल्जर बनता है। हाँ। एक सोल्जर, एक स्पेशल फोर्स, एक स्नैपर, हाँ, हैं तीनों सोल्जर। हाँ। ऐसा नहीं, मतलब अगर आप तीनों को बोले तो तीनों एक सोल्जर है। वैसे कैसे हैं सर? फॉर एग्जांपल एक लड़का, वैसे समझाता हूँ ताकि व्यूअर्स आराम से समझ सके सर। राइट। एक लड़का ग्रेजुएशन करता है आराम से। हाँ। हर आदमी एक, किसी ने MA किया, किसी ने BA किया, BSc किया, MCOM किया, एक नॉर्मल। लेकिन उसके बाद क्या होता है, कुछ स्पेशल करता है फिर वो, कि यार कहता है मैं साथ में BTech करूंगा, मैं ये करूंगा, वो एक स्पेशल डिग्री लेके आता है। जब भी एक सोल्जर होते हैं, पहले सब एक सोल्जर हुए, सोल्जर होने के बाद क्या होता है, एक लड़का बोलता है यार नहीं मैं कमांडो बनूंगा करके। हाँ। फिर वो एक सोल्जर ट्रेनिंग के बाद क्या करता है, वो एक अलग से ट्रेनिंग लेता है, जिसके लिए मतलब लाखों लोगों में से कुछ एक लोग सेलेक्ट होते हैं। है तो सारे सोल्जर्स, आर्मी ट्रेनिंग सबने ली है। सपोज करो कि इंडियन आर्मी की हर रेजिमेंट से, एक रेजिमेंट में सपोज करो कि 600-700 लोग हैं, उसमें से एक बंदा सेलेक्ट होता है। ऐसे हज़ारों लोग पहुंचते हैं। अब वो हज़ारों लोग बोलते हैं यार हमारे को स्पेशल फोर्स में जाना है। अब जहाँ वो नॉर्मल पहले 5 किलोमीटर रनिंग करते थे, अब वो 40 किलोमीटर रनिंग करते हैं सर। बाप रे। वो भी 18, 20, 25 केजी वेट के साथ। बाप रे। पहले 5 किलोमीटर रनिंग करते थे, मतलब 5-6 केजी वेट के साथ BPT दौड़ते थे। अब वो 40 किलोमीटर दौड़ते, तो चेंज हुआ सर उसमें। एक नॉर्मल सोल्जर से वो स्पेशल फोर्स के बंदे गए। पहले एक आदमी ROP के लिए जाता था, ऑपरेशन के लिए जाता था, अब एक स्पेशल फोर्स के अंदर चला गया तो महीने भर ऑपरेशन कर रहा है बाहर सर जंगलों में। ठीक है, वो आदमी 15-20 हज़ार फीट की हाइट से जंप ले रहा है प्लेन से। ठीक है, और एक स्पेशल बना ना सर, एक डिफरेंट हो गया एक सोल्जर से। मैंने आपको क्या बोला, कहाँ 5 किलोमीटर, कहाँ 40 किलोमीटर की रनिंग। अगर आप 40 किलोमीटर, मैं ये बोलता हूँ कि अगर आप बाइक में भी जा रहे होंगे ना सर, तो 2 बारी तो आपकी कमर फिर भी थक जाएगी यार, 2 बारी ये बार होल्ड कर लेता हूँ। यहाँ एक लड़का 40 किलोमीटर दौड़ता है सर, समझ सकते हो, उसके पैरों के नीचे आग जल जाती है, सॉक्सों में आग जल जाती है, छाले पड़ जाते हैं वो। मतलब तभी एक स्पेशल, मतलब ये डिफरेंट हुआ एक। अब आ जाता हम स्नैपर के ऊपर सर। पहले मैं आपको स्नैपर का वैसे समझाऊं कि जब भी एक सोल्जर है, या दुनिया का कोई भी सोल्जर है, हम हिंदुस्तान की फौज का नहीं, वर्ल्ड की फौज का, एक सोल्जर का एक मोटो होता है, एक गोली एक दुश्मन। ये मोटो आपने हर जगह सुना होगा। लेकिन जिस दिन एक स्नैपर बनता है ना सर, उसका मोटो चेंज हो जाता है। उसका मोटो होता है एक गोली एक कमांडर, एक गोली एक ब्रेन। मतलब उसको एक लीडर मारना है, एक 1 बुलेट 1 लीडर। राइट। एक स्नैपर का मोटो ही नहीं है एक दुश्मन को मारना, उसका मोटो है सिर्फ कमांडर को, ब्रेन को मारना, जिस तक पहुंच नहीं सकते, जो कमांड कर रहा है। मतलब मैं कहता हूं कि आप किसी भी फौज का, किसी भी ट्रूप्स के कमांडर को खत्म कर दो, आपने उनकी पूरी प्लानिंग खत्म कर दी। एग्जैक्टली, हेडलेस चिकन बना दिया। लेकिन एक स्नैपर मतलब बनने के लिए, जहां आप फायरिंग कर रहे हो, आप फायरिंग रेंज में फायरिंग करने जाते हैं, सोल्जर वगैरह कोई भी, आधे घंटे 1 घंटे फायरिंग होती है उनकी। 1 घंटे में 30-40 गोलियां, 100 गोलियां फायरिंग रेंज में हम लोग खत्म करके आते हैं। जब एक स्नैपर बनता है तो आदमी 2-2, 3-3 दिन तक लेटा रहता है एक ही जगह पर, और एक बुलेट 5 मारता है सर। सबसे पहले पेशेंस। राइट। मतलब एक पेशेंस। अगर आपको मैं बोलूँ यार इसी सोफे के ऊपर आपको बैठे रहना है करके, तो मुझे नहीं लगता 5-6 घंटे में बोलोगे 1 मिनट के लिए तो आ रहा हूँ मैं, है ना। आप बिल्कुल कंफर्ट में बैठे हैं, हम तो बिल्कुल लग्जरी में, बिल्कुल AC चल रहा है, और यहाँ सोचो कि 45 डिग्री टेम्परेचर होगा, है ना, और आप रेत पर लेटे हुए हो, ठीक है, और आपको बोला भाई 3 दिन तक लेटे रहना है करके। अरे आपका पेशेंस लेवल, आप कहोगे पागल हो गया भाई मैं। आपके अंदर क्या वो पेशेंस है कि आप 3 दिन तक लेटे, जैसे एक ही जगह पर बिना हिले डुले। राइट। आपके अंदर इतना पेशेंस अपने एनिमी का वेट करने का, आपका एनिमी रेंज में। और दूसरी चीज, एक स्नैपर को दुनिया में सर क्या नजर आता है, अगर मैं तुलना करूं महाभारत से, टारगेट, सिर्फ टारगेट।
बाकी उसको सब वो चीज 100 उसके की लिए भीड़ नजर नहीं आती सर, उसको सिर्फ अपना टारगेट नजर आता है। अगर 100 एनिमी आ रहे हो ना, वो अपने कमांडर को ढूंढेगा उसमें से, मेरा कमांडर कौन है करके, मतलब किसको मुझे मारना है। Right. एक स्नैपर को दुनिया में सिर्फ आंख से अपना टारगेट ही दिखता है। और एक स्नैपर को क्या है, जब भी एक स्नैपर का एक ही समय पर दो चीजें एक ही जगह होनी चाहिए सर। एक जो बेस्ट स्नैपर है उसकी आंख और उसका दिमाग एक ही जगह पर, ये दो एक जगह होना बहुत मुश्किल है। राइट। जब भी हम फायरिंग रेंज में फायरिंग करने भी आते हैं, हम फायरिंग भी करते हैं तो हमारे को घर की भी याद आ जाती है कई बार। हम फायरिंग भी करते हैं तो हमारे को याद आती है यार तेज हवा चल रही है। सपोज करो कि मैं फायरिंग रेंज पर हूँ अभी नॉर्मली और मैं फायरिंग कर रहा हूँ और बहुत तेज हवा आई है, तो मुझे लगा हवा आई है, चंद सेकंड के लिए मेरी आंख तो टारगेट पर है, लेकिन मेरा माइंड कहाँ चला गया, हवा पर चला गया। राइट। तो मेरा क्योंकि हवा का झोंका आया ना। लेकिन एक स्नैपर का, जब एक स्नैपर बनता है सर, तो उस दुनिया में कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, बगल में एक आर्टिका फायर आके गिर जाए, उसकी आंख और उसका माइंड एक ही जगह होता है, आप उसको नहीं तोड़ सकते। उसका फोकस एकदम लेजर शार्प होना चाहिए, दोनों एक ही जगह पर सर। मतलब टारगेट के ऊपर आपकी आंख तो है ही, लेकिन दिमाग भी आपका टारगेट के ऊपर ही है, आपका ध्यान भी आपके टारगेट के ऊपर है। इस चीज को लाने के लिए सालों लग जाते हैं सर। अब लेट्स से सर टारगेट मूव हो रहा है, तो ऐसे में क्या कर सकते हैं? नहीं, टारगेट मूव होगा, एक स्नैपर को पता है अगर टारगेट कितनी स्पीड से चल रहा है, हवा में नमी कितनी है, हवा की स्पीड क्या है, एवरीथिंग एक स्नैपर को पता है अपने टारगेट को सेट करना। अपने गन्स में ऐसे कुछ इक्विपमेंट उसमें बिल्कुल उसके ऊपर जो भी साइट्स वगैरह होती है उसमें एवरीथिंग दिया होता है कि सपोज करो कोई मूव कर रहा है कोई टारगेट, और टारगेट अगर सपोज करो कोई गाड़ी है और 100 की स्पीड से चल रही है, अब 100 की स्पीड से चल रही है और आपका जो एनिमी है वो 1000 मीटर दूरी पर है एग्जांपल के लिए, उस 1000 मीटर की गोली को तय करने के लिए भी टाइम लगेगा ना सर। तो ऐसा तो नहीं है कि आप अगर हेड पर ही मार रहे हो तो हेड पर ही जाएगी, क्योंकि आपकी गोली गाड़ी की स्पीड भी है। तो सारा एलिवेशन और ड्रम के अंदर पूरा एवरीथिंग गन के ऊपर सेट है, वो एक स्नैपर करता है पूरा का पूरा। एक स्नैपर को पता होता है कि क्या चीज़ें करनी है करके। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक स्नैपर के लिए बहुत एक ही लाइन है इस दुनिया में कि एक अच्छा फायरर बनना बहुत आसान है सर, लेकिन एक अच्छा टारगेट मिलना बहुत मुश्किल है। मैं दुनिया में बहुत बेस्ट फायरर बन जाऊंगा, लेकिन मुझे मेरा एनिमी नहीं मिल पाएगा। राइट। टारगेट मिलना इस दुनिया में सबसे मुश्किल है, और टारगेट एक ही बार मिलेगा सर, अगर आप वो चूक गए तो फिर आप दोबारा कभी नहीं मार पाओगे। राइट, बिकॉज ये सब जो लीडर्स होते हैं ये बहुत ही हेवीली फोर्टिफाइड होते हैं, मतलब सामने आते ही नहीं है आपको कभी नहीं। मैंने आपको एक ही लाइन बोला ना कि फायरर बनना आसान है, टारगेट मिलना मुश्किल है। राइट। तो तीनों के अंदर जो नॉर्मली तरीके से बता पाया, तो है धीरे धीरे जैसे एक नॉर्मल एक स्टूडेंट अलग अलग डिग्री लेता है, तो सेम वही चीज़ है सर बनने के लिए। तो सो आपने जब मिलिट्री ज्वाइन किया था तो उधर से ही आपका सिलेक्शन हो गया था स्नाइपर के लिए? अलग अलग कोर्सेज, हाँ बिल्कुल, स्नैपर के लिए कि भाई एक स्नैपर भी करना चाहिए करके कोर्सेज। तो इसके लिए क्या फोकस रिलेटेड कुछ मेडिटेशन रिलेटेड या ऐसा कुछ एक्सरसाइज होता है? बिल्कुल, बहुत पूरी एक्सरसाइज होती है सर। आपका हाथ कंपन नहीं करना चाहिए सर। अगर हम हाथ भी पकड़ के रखूंगा तो आपका हाथ आधे घंटे तक भी कंपन नहीं करना चाहिए एक जगह से। ठीक है, आपका हाथ बिल्कुल कंपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपका ट्रिगर कितनी देर तक दबेगा करके। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, अगर सपोज करो आप किसी जगह पर, मैंने पोजीशन लेकर बैठा हूं मैं, तो मेरे में इतनी ताकत हो, इतनी वो हो सर, मैं कम से कम 5 घंटे 6 घंटे उस पोजीशन में तो रह लूं। राइट, है ना, क्योंकि एक बार आपने पोजीशन बना ली, आपको शुरू में पोजीशन बहुत आरामदायक लगेगी, लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतेगा तो वही पोजीशन आपको हार्ड लगने लग जाएगी। शायद मैं इसी सोफे में बैठा हूँ तो मुझे 6 घंटे के बाद तो सोफा भी हार्ड लगने लग जाएगा। इतना कंफर्ट, अभी तो कंफर्ट लग रहा है, लेकिन 4 घंटा गाड़ी चलाता हूँ तो मेरी जैगुआर भी मुझे ऐसे लगने लग जाती है कि भाई पीठ अकड़ गया, है ना। वो ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना सर। तो सोचो आप तो कहीं रेतीले जगह में बैठे हो, नीचे पत्थर है, आपको प्लेन जमीन तो मिलेगी नहीं ना यार। अगर आप दुश्मन को मारने जा रहे हो कहीं जंगल में होगी, वहां पर आपके कान में एक मच्छर आके भी कूं 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 कर रहा होगा, थोड़ी देर के बाद एक चींटी भी आपके वहां से निकल गई होगी। ठीक है, आप अपनी पोजीशन नहीं हटा सकते ना भाई। राइट, तो पूरा बॉडी अकड़ जाता है पूरा, मतलब बहुत मुश्किल। लगना बहुत ईजी है, लगता बहुत ईजी है, लेकिन आपको दुनिया के अंदर एक कहावत है कि इंसान को हमेशा क्या होता है कि उसकी सक्सेस नज़र आती है, कि एक इंसान बहुत सक्सेस है, लेकिन आपको कभी उस इंसान के पैर के छाले नज़र नहीं आते सर। अगर आसान होता तो हर कोई कर लेता, कोई आप भी तो सक्सेस मिलता ही नहीं। जो सक्सेस आज लोग बोलते हैं बहुत सारे कि यार ये मतलब कि भाई ये कर लिया, ये नाम हो गया, बहुत चीज़ें, तो मैं उनको ये बोलूँ यार भाई कि मुझे आज तक अपने जीवन के अंदर, अगर मुझसे आप पूछो कि मैंने अपनी तरफ से पार्टी कब करी है, मैंने अपनी ज़िंदगी में आज तक एक ही पार्टी करी है, जब मैंने पहली बार फोर्स ज्वाइन करी थी। उसके बाद मैंने अपने पूरे जीवन काल में पार्टी नहीं करी है सर अपनी तरफ से। टाइम ही नहीं मिला कभी पार्टी करने के लिए, कभी वक्त ही नहीं मिला।
सो सर आप पे इतने जो अभी एलिगेशंस लगे हैं, राइट, तो बहुत सारे दुश्मन भी होंगे डेफिनेटली। बिल्कुल। तो मतलब खतरा वगैरह ऐसा कुछ आपको महसूस होता है आपके डेली लाइफ में, और उसके लिए आप क्या प्रिकॉशंस लेते हैं? हाँ, बस मेरे जो इंस्ट्रक्टर रहे, जो मेरे अगर वैसे बोलूँ उस्ताद जिसने मुझे सिखाया, उन्होंने मुझे एक ही चीज़ सिखाई है सर। बोला देख लक्की, अगर दुनिया में पहली बुलेट अगर किसी तेरे को लगती है तब कोई बात नहीं, क्योंकि होता क्या है, अगर कोई भी एनिमी है तो मुझे नहीं पता मेरा एनिमी कहाँ बैठा होगा दुनिया में, किस जगह में होगा, उसने कितनी टाइम पहले से एम लेके बैठा है। अगर उसकी पहली गोली लगती है तो उसमें चलो कोई नहीं, उसने मुझे, लेकिन अगर मुझे पहली गोली नहीं छूटती है, अगर उसके बाद मुझे दूसरी गोली लगती है, तो फिर मेरी ट्रेनिंग सही नहीं थी सर। सो मतलब बेसिकली सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सब कुछ है, और कि मेरे एनिमी को, मतलब जितना मुझे मेरे एनिमी से खतरा है, उससे कई गुना खतरा उस एनिमी को भी मुझसे है। हमें लगता है कि मेरा एनिमी करके, है ना, तो मैं आपको क्या बताऊं कि मुझसे ज़्यादा उन्हें दिक्कत है। हमेशा वो चाहते होंगे यार ये लक्की बिस्ट हमेशा दूरी रहे करके। सर आपका एक डायलॉग है बहुत आइकॉनिक बनाओ कि मुझे बस 3 सेकंड लगते हैं एक इंसान को ख़त्म करने के लिए। तो सर ये एग्जैक्टली 3 सेकंड में एक इंसान को कैसे ख़त्म किया जा सकता है? सर देखो, हाँ, ये बहुत सारे मेरे पास भी आते हैं यार सर, 3 सेकंड 30 सेकंड 3 सेकंड। अब मैं उसको, आप चलो 1 मिनट में उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं यार, मरने में तो इतना टाइम लगेगा, गला दबाएंगे तो उसमें भी कम से कम 25-30 सेकंड लगते हैं करके, ठीक है। मैं उसको वैसे समझाता हूँ कि कभी क्या होता है, जब हम लोग ऑपरेशंस करने जाते हैं ना सर, जब हम लोग ऑपरेशंस करते हैं, कभी कोविड ऑपरेशंस करते हैं हम लोग, जब उस कोविड ऑपरेशन में क्या होता है, सपोज करो कि 3 लोग अंदर बैठे हैं, हमें उन 3 लोगों को पकड़ना है या मारना है, कुछ भी XYZ, लेकिन उनका एक एनिमी बाहर क्या कर रहा है, ड्यूटी दे रहा है। भाई जैसे हम लोग हैं वैसे ही दुश्मन भी है। अब दुश्मन भी तो सो नहीं जाएगा ना ऐसे इजली तरीके से, उनका भी कोई ना कोई आदमी तो गन लेके बैठा ही होगा बाहर। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, उस सिचुएशन में हमारी एक ट्रेनिंग होती है कि हम एनिमी के बिल्कुल नज़दीक जाकर, क्योंकि उस सिचुएशन में अगर हमारे गन में साइलेंसर भी लगा होगा ना सर, तो साइलेंसर की भी आवाज़ आ जाती है अंदर वाले को। साइलेंसर से जब हम फायर करते हैं तो ऐसे आवाज़ निकलती है, जैसे आप कभी किसी साइकिल से जब हवा निकालोगे तो एक आवाज़ आती है ना, इतनी आवाज़ कितनी आती है, बस। तो उस सिचुएशन में हम पूरी कोशिश करते हैं कि एनिमी के नज़दीक तक पहुंचने की, और हम एनिमी को हाथ से किल करते हैं, हैंड असॉल्ट, ताकि हैंड इज ऑन, ना कोई गन की आवाज़ ना कुछ, उसको बोलते हैं साइलेंट करना, संतरी को साइलेंट करना। और मैं आपको ये बताऊं, जैसे लोग बोलते हैं कि यार 3 सेकंड कैसे, फॉर एग्जांपल के लिए मैं उन्हें ये नॉर्मल तरीके से समझाता हूँ। एक आदमी को हाइट में खड़ा करना, ठीक है, 8-10 फुट की हाइट में खड़ा करना, उसके गले में फांसी का फंदा डालना, उस बंदे को जब जंप करके नीचे मरेगा ना, वो बंदा माइक्रो सेकंड में मरेगा, उसको सेकंड भी नहीं लगेगा, उसकी बोन का कनेक्शन टूट जाएगा। वो दम घुट के नहीं मर रहा है, राइट। जब वो एकदम से झटके से आएगा तो उसका तोड़ देगा पूरा ही, स्पाइनल कॉर्ड स्नैप कर देगा। तो जो लोग 3 सेकंड बोल रहे हैं, इसमें 3 सेकंड भी नहीं लगते हैं, माइक्रो सेकंड लगता है आदमी की गर्दन को तोड़ने में। जैसे बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज है ना कि यार सर इतना टाइम कैसे लगेगा। मैंने उदाहरण दिया कि जब हाइट से एक आदमी जब नॉर्मल फांसी लेता है तो उसको तड़पने में 15-20 सेकंड, मजबूत आदमी हुआ तो 1 मिनट के लिए भी तड़प के मरेगा। लेकिन जब एक आदमी जंप करके मरता है, जैसे जब कभी किसी को जेल में फांसी दी जाती है तो ये कोशिश दी जाती है कि वो आदमी तड़पे ना और चंद सेकंड में ही खत्म हो जाए। जब जंप लोगे तो तोड़ देगा पीछे का, तो उसमें माइक्रो 1 सेकंड भी ज्यादा है, खट उसी टाइम आदमी खत्म। सेम सिचुएशन वही होती है, जब आदमी को किल करने जाते हैं तो उसकी बोन को तोड़ देते हैं सर। राइट। तो सर इसको मतलब जैसे उसको सेकंड्स, उसको नहीं ऐसा मुंह दबा के गर्दन टेढ़ी, तो उसको मतलब वो एक पूरा ट्रेनिंग का हिस्सा होता है, और उसको लोग ट्राई ना करें भाई, कहीं गर्दन लग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, ठीक है। आपसे होगा भी नहीं, और जिंदगी भर हॉस्पिटल में रहेगा सामने वाला आदमी। तो बहुत सॉफ्ट है, कोई मजाक भी ना करे चीजें करने का। सिर्फ ये ट्रेंड सीक्रेट एजेंसीज अपने दुश्मन के साथ करेंगे। नहीं, उसके लिए भी ऐसा नहीं है, उसके लिए भी बहुत ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। आपको ऐसा लगेगा वो गर्दन टूटेगी नहीं, जिंदगी भर के लिए अपाइज ना हो जाए, कहीं ना मर ही पाएगा ना कुछ होगा, तो ये चीज ना करे भाई कोई भी। बढ़िया। सर अभी थोड़ा सा बात करते हैं आपके जेल के एक्सपीरियंस के बारे में। 4 साल आप जेल में रहे हो, आपने वो चीज़ें देखी है जो एक भारतीय सिविलियन सोच भी नहीं सकता। मतलब क्योंकि हमारे लिए जेल का एक पिक्चर होता है, राइट, और वो पिक्चर अक्सर हम हॉलीवुड मूवीज देखकर भी अपना एक बना लेते हैं कि अरे भाई ठीक ठाक ही तो है, कमरे में रख रहे हैं। बट इंडियन जेल की जो एक्चुअल हालत है, वहाँ पे जो करप्शन है, वहाँ पे जो मेंटल टॉर्चर और हैरेसमेंट से इंसान गुजरता है, मुझे अभी भी ये चीज़ मतलब याद है। जैसे कुछ टाइम पहले
हमारे यहाँ पे समीर वानखेड़े सर आए थे, तो शाहरुख खान का वो चीज़ लीक हुआ था, आपको पता है, मैसेजेस लीक हुए, तो बोल रहे थे कि पूरी कोशिश करिए लेकिन आर्यन खान को जेल में मत डालिए, उस पर नरमी करिए। तो शायद उनको कुछ चीज़ मालूम थी जेल के बारे में जो किसी को नहीं पता, एक सिविलियन को नहीं पता। तो मेरा पहला क्वेश्चन तो ये है कि जेल में अक्सर आपने क्या नज़ारा देखा? दूसरी चीज़, क्या वहाँ पे टॉर्चर होता है क्या? जो नॉर्मल रॉबरीज हो जाते हैं या फिर क्रिमिनल्स आते हैं, उनको टॉर्चर किया जाता है क्या? सर जेल क्या है, देखो मैं आपसे ये बोलूँ कि यार आपको 3 क्रिमिनल लोगों के साथ 2 दिन रहना है, नॉर्मली घर में आप रह लोगे? नहीं रहोगे ना। नहीं। आपको तो आप हज़ारों लोगों के साथ रहना है भाई। राइट। आप सोचो ना आप, और आपको ये भी नहीं पता कि मैं कब निकलूंगा करके। हाँ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला, आप 2 दिन रुकने के लिए आपको ये हो गया और आपको ये नहीं पता मैं वापस कब आऊँगा करके, ठीक है। और आपको पता मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ के बारे में दुनिया को कुछ भी नहीं पता है सर, जेल के बारे में। वहाँ सभी क्रिमिनल है ना। आप किससे अच्छाई की उम्मीद कर सकते हो? आप एक ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ लोगों ने रॉबरी कर रखी है, लोगों ने चोरी कर रखी है, लोगों ने अपहरण कर रखी है, लोगों ने रेप करे हुए हैं, ठीक है, लोगों ने ब्लास्ट कर रखे हैं। तो आपको क्या लगेगा उनमें? आप ये थोड़ा ना चाहोगे यार, आप किससे वहाँ मदद मांगोगे? अब आपको उन्हीं के साथ रहना है। तो पहले तो आप ये सोचो कि आपके बगल में कोई सो रहा होगा, आप बोलोगे भाई तूने क्या किया? बोला यार मैं तो 2 लोगों को 4 लोगों को मार के आ रखा हूँ। दूसरे से पूछा, बोला मैंने बैंक रॉबरी करी है। बोला कोने में सो रहा है। बोला क्या किया? उसने 2 लड़कियों का रेप किया हुआ है करके। बोला वहाँ कौन सो रहा है जो अकेले में सो रहा है? बोला वो कमरे के अंदर। अरे बोला उसने धमाके कर रखे हैं करके, 200 लोगों को मार रखा है। सोचो ना आप, बाप रे। मतलब आप एक ही दिन में ही मतलब जैसे रॉ में काबिल ऑफिसर्स इंटेग्रिटी वाले लोग को फिल्टर करते हैं, जेल में वैसे फिल्टर। यहाँ पे अलग फिल्टर चलता है। अलग फिल्टर चलता है जेल के अंदर। एक अकेला होगा भाई, उससे किसी को नहीं मिलने देना करके। बोला अरे अकेला इससे क्यों नहीं मिलने देना करके? बोला इसने जम्मू कश्मीर में धमाके कर रखे हैं, ये पाकिस्तानी आतंकवादी है करके, ठीक है। आपको वहां भी डिग्री, वहां पे स्टेटस होता है, वहां पे अरे बिल्कुल। अगर किसी को ये जानना है कि वर्चस्व की लड़ाई, तो जेल से बड़ी वर्चस्व की लड़ाई कोई नहीं है सर। ओके। मतलब जेल के अंदर रियल जंगल राज है एकदम। देखो मैं आपको बाहर एक उदाहरण के लिए कि अगर आपके मोहल्ले में एक आदमी अगर किसी को चाकू मार दे और वो बाहर निकले जेल से, पूरे मोहल्ले में कॉलर उठा के चलता है, मैं बदमाश होकर के चलता है ना कि अरे मैं तो दादा अपना भाई आ गया, भाई अपना भाई है करके, ये भाई वाला भाई बन गया करके, क्योंकि इसने एक को चाकू मार के आया है, तो मतलब लोग उससे डरना। लेकिन जेल के अंदर 5000 लोगों में से 3000 लोगों ने तो हत्याएं कर रखी हैं। अब उनमें कौन बड़ा बनेगा? आप पे हंसेंगे अगर कोई बोलेगा चाकू मारा है, तो आई थिंक हंसेंगे, बोलेंगे चाकू मारने वाले को बोलेंगे हाँ चाकू छोड़ो सर, वहाँ मर्डर करे हुए आदमी से टॉयलेट साफ करवाते हैं, तुम चाकू तो छोड़ दो। 1-1, 2-2 मर्डर करे हुए आदमी से कहेंगे टॉयलेट साफ कर करके, वहाँ तो बाप बैठे हुए हैं। एक से पता करा कितने, बोला 150 हत्याएं कर रखी हैं इसने। अरे बाप रे, बताओ। जेल के अंदर आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे। एक आदमी वो भी मिलेगा जो 100 रुपये एक दिन के कमाता है, एक आदमी वो भी मिलेगा जो एक दिन के 100 करोड़ कमाता है। बाप रे, जेल के अंदर बैठ के। जेल के अंदर आपको देश के प्रधानमंत्री भी जेल के अंदर रहे हैं सर, बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन जेल के अंदर रहे। सहारा का ऑनर जेल के अंदर था, कितने 1000 करोड़ का मालिक था। आसाराम जेल के अंदर है सर। तो आप देखो ना कौन कौन लोग जेल के अंदर नहीं है। अभी मालिया आएगा तो मालिया जेल के अंदर सर, क्यों नहीं? तो मोदी आएगा तो जेल के अंदर। तो इनकी इनकम तो आप खुद ही सोच लो ना। तो हर तरह का आदमी मिलेगा आपको जेल के अंदर। तो जेल के अंदर ये पैसा, यहाँ की जो इकोनॉमी है वो फंक्शन कैसे करती है जेल की? क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है जेल मतलब सब चीजों से कट, मतलब यहाँ पे तो जो जेलर देगा, जो भी वहाँ के पुलिस वाले देंगे, वही खाना है आपको, वही स्वीकारना है, और बस एक 8-10 फुट के कमरे में आपको रहना है। तो इकोनॉमी कैसे चलती है? करोड़ों रुपए कैसे लोग छाप रहे हैं यहाँ पे? देखो जेल के अंदर से बड़े बड़े गैंग ऑपरेट होते हैं। मैं तो आपको इतना बताऊं, मेरे बहुत सोर्सेज है जेल के अंदर, बहुत ज़्यादा इसलिए रखने पड़ते हैं कि अगर वहीं से ऑपरेशन होता है। जेल के अंदर एक सपोज करो अगर कोई एक नॉर्मल किलिंग होती है, नॉर्मल किलिंग बोल रहा हूँ ना, तो टेररिस्ट मतलब एक आतंकवादी किलिंग नहीं बोल रहा हूँ, कोई टेररिज्म या कोई एजेंसी की किलिंग नहीं बोल रहा हूँ। अगर एक नॉर्मल किलिंग भी होती है कहीं पर, अगर वो किलिंग नहीं खुल रही है ना, वो जेल से 2 मिनट में खुल जाएगी। जेल वालों को पहले पता होता है किसने मारा है करके, कोई ना कोई बदमाश, कोई ना कोई गुंडा होगा, सब उनके टच में होते हैं। तो जेल से क्या चीज़ें होने वाली हैं ये भी आपको पता चल जाता है, क्या चीज़ें हो रही हैं ये भी आपको पता चल जाता है, किसने किया ये भी आपको पता चल जाता है। ठीक है, जैसे मैंने आपको कई बार बोला कि एक जेल से ऑपरेट चीज़ है, जेल से सारे गैंग्स ऑपरेट होते हैं सर। जेल बड़े बड़े गैंगस्टर आपने आपको सेफ करने के लिए जेल चले जाते हैं, चल रहा है सब, जेल से सब चीज़ें ऑपरेट हो रही है ना सर। तो जेल में देखो पैसा कैसे फंक्शन होता है। जेल के अंदर क्या होता है कि जेल में जो भी बड़े बड़े भाई लोग, जो लोग गैंगस्टर रह रहे हैं, उनको अपना खर्चा चलाना है। ठीक है, खर्चा चलाने के लिए वो लोग क्या करेंगे, तो बाहर से थ्रेट मांगेंगे, लोगों को बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन को थ्रेट देंगे
ठीक है। अगर उन्होंने पैसा नहीं दिया वो किलिंग करवा देंगे, ओके, क्योंकि उनको पता है उन्हें हमेशा जेल में ही रहना है। हाँ। ठीक है। अगर उनका पैसा नहीं आएगा तो जेल कैसे काटेंगे? वो नॉर्मल खाना खा नहीं सकते, नॉर्मल तरीके से रह नहीं सकते। ठीक है। अगर उन्हें पैसा कमाना है तो पैसा किसी ना किसी को तो उन्हें भी देना पड़ेगा। हाँ। तो एक नॉर्मल कांस्टेबल से लेकर जेल सुपरिटेंडेंट जो भी है उन्हें देना ही पड़ेगा। ओके। सो जेल में सारी चीज़ें मिल जाती है, चीज़ लाइक ज़रूरत से लग्जरी तक, लेकिन उसके लिए चार्ज उतना होता है, चार्ज बिल्कुल वैसा। तो ये लोग मतलब अगर कोई बड़ा आदमी आ जाता है अंदर तो फिर उसको फिरौती वगैरह या फिर उसको डेफिनेटली वो देख लेंगे ब्लैकमेल करते हैं, किस टाइप का आदमी आया है करके। हाँ। अब वो देखेंगे यार कोई इनसे भी बड़ा भाई आया है तो फिर तो नहीं करेंगे। हाँ। ठीक है। हाँ। कोई बड़ा बिजनेस टाइकॉन वगैरह आया है तो उसको बिल्कुल 100%, क्योंकि उसको भाई 15 दिन रहना है। हाँ। ठीक है। तो उसको थ्रेट देंगे ही देंगे। उसको पता है भाई वो तो जेल में रह रहा है ना, उसको 2 उम्र कैद हो रखी है यार। हाँ। उसको पता मैं बाहर नहीं जाऊंगा, है ना। एक को नशे की दवाइयाँ खिला देगा, वो बोलेगा एक काम कर। एक चीज़ और सुनो, यहाँ लोग पहले से नशे की दवाइयाँ खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि उनको पता होता है उन्हें भी पीटना है थोड़ी देर के बाद, ताकि दर्द ना हो करके, हाँ। है ना। दबा के नशे की दवाई खाएंगे, एक को जाके ब्लेड मार देंगे, क्योंकि ब्लेड मारने के बाद चेहरे पर ब्लेड मार दिया, गर्दन में ब्लेड मार दिया, फिर जेल प्रशासन उन्हें ले जाके टॉर्चर करेगा ना। लेकिन वो उसके लिए पहले से प्रिपेयर होते हैं, वो पहले से नशे की दवाइयाँ खा के रखेंगे ताकि असर ही ना हो करके। हो। तो प्लान पहले से। Right. आप मान लो 100-200 लाख क्या फर्क पड़ रहा, वो तो नशे में है भाई। सो ये जो इकोनॉमी चलती है, मतलब जेल में कितने पैसों में क्या मिलता है? बिकॉज हम तो ये सोच रहे हैं कि यार वहाँ पे खाना भी नॉर्मल, मतलब एक घटिया किस्म का खाना मिलता है। या डिपेंड करता है कि आप क्या कि कौन सी जेल में गए। हाँ। जो जेल जितनी बड़ी उसका इकोनॉमी उतनी महंगी। हाँ। ठीक है। आप एक नॉर्मल छोटी सी अपने गांव जैसे शहर होते हैं, मुंबई महंगा शहर, दिल्ली शहर, वैसा यहाँ पे ये महंगा जेल है। महंगा जेल है भाई, ये तो महंगी जेल है बिल्कुल। क्योंकि सपोज करो अगर आप महंगी जेल है, क्योंकि मैं आपको मेरा उदाहरण बता देता हूँ। हाँ। यहीं से आपको अंदाजा लग जाएगा। मैंने 2011-12 के समथिंग में एक मोबाइल खरीदा था जेल के अंदर। हाँ। तो उस मोबाइल की कीमत थी, मोबाइल खरीदा था जेल के अंदर? हाँ, जेल के अंदर मोबाइल खरीदा था जेल के अंदर। तो जस्ट मोबाइल की कीमत थी बाहर 800-900 रुपये। हाँ। तो मैंने 1 लाख रुपीज़ में लिया था यार। अरे बाप रे, आईफोन भी नहीं था, बहुत ज़्यादा टैक्स पड़ गया। तो बहुत ज़्यादा टैक्स पड़ गया, लगा लो आप। तो मुझे 1 लाख रुपीज़ का पड़ा वो मोबाइल। हाँ। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लो। ओके। तो खाना वाना सब चीज़ पर पेमेंट, एवरेज हर चीज़ पर पेमेंट। बिना पैसों का कुछ भी नहीं होगा जेल के अंदर बस। सो ये मतलब लाइक लोगों को तो मालूम है, जेलर्स लोग को मालूम होगा, तो ये अलाउ कैसे करते हैं? क्यों ये अलाउ कर रहे हैं? और इन पे किसी का प्रेशर नहीं है क्या ऊपर से? यार सर देखो, मैंने आपको बोला कि प्रेशर, देखो जेल है एक, तो पहले जेल के अंदर आप क्या, एक जेल के अंदर लोग बंद हैं आज के टाइम में। किस आदमी को पड़ी है कि जेल के अंदर क्या हो रहा है क्या जाने? हिंदुस्तान में कौन है जो जेल के बारे में जानना चाहता है? चलो यार कहीं भी लोगों के साथ अत्याचार हो रहा हो, बाहर जाके कोई लोग एनजीओ में चले जाते हैं, बोले यार कि यहाँ तक कि लोग हमारे देश के अंदर जानवरों के साथ अत्याचार हो रहा हो ना, लोग कहेंगे भाई जानवरों के साथ अत्याचार नहीं हो रहा होगा। लेकिन इस देश में कौन है जो जाके बोले कि जेल के अंदर करप्शन चल रहा है? मुझे बताओ किसको पड़ी है यार? सबको लगता है कि जेल तक पहुंच गया मतलब एंड रिजल्ट मिल गया, बस जिंदगी खत्म, जिंदगी खत्म, मतलब न्याय मिल गया सबको, यार न्याय मिल गया, जेल के अंदर चला गया, है ना। तो किसको पड़ी है यार? एक चीज मुझे ये बताओ ना कि कौन सोचने वाला है? लोग समझ रहे हो? मैंने कहा कि किसी जानवर को मार रहे हो ना, किसी जानवर को मार रहे हो, 15 लोग आ जाएंगे कि भाई तूने कैसे हाथ उठा दिया इसके ऊपर करके। लेकिन वहां जेल के अंदर क्या चल रहा है किसी को फर्क नहीं पड़ रहा भाई। तो फिर तो ऊपर से भी ऐसा कोई प्रेशर बनाता है? प्रेशर कब पड़ता है सर? प्रेशर पड़ेगा जब लोग बोलना शुरू करेंगे, जनता बोलना शुरू करेगी सर। राइट। एक कहावत बताई हमारे सर ने कि जब मैं ट्रेनिंग में था, बोला ईमानदार आदमी कौन है? जिसको खाने को नहीं मिल रहा। बोला वही ईमानदार है जिसको खाने को नहीं मिल रहा है। बस। तो मतलब ये करप्शन भी यहाँ पे होगा, राइट? इधर बहुत करप्शन तो सर जेल है, तो जेल तो करप्शन ही है यार। बिकॉज एक चीज़ मुझे इंडिया में डेफिनेटली लाइक मतलब जितना हो सके इस चीज़ में इम्प्रूवमेंट आना चाहिए कि बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट में काफ़ी करप्शन है। ये ग्राउंड रियलिटी है सब जगह, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाओ यार, कहीं पर भी चले जाओ, किसी भी जगह उनको ऐसा लगता है भाई पहले तो चाहते ही नहीं इधर आए करके कोई। वहां बैठे, आप एक नॉर्मल बैंक से लेकर कहीं चले जाओ, वो आराम से अपने बैठ के, और वो कोई कस्टमर आता है उसको देख के ऐसा लगता है कि भाई साहब जैसे कर्जा मांगने आ गया हो मेरे, है ना। वो ऐसे बिहेव करते हैं कि कर्जा मांगने आ गया हो भाई, है ना। तो यहीं से आपको दिख जाएगा यार, वो चाहते हैं हम अपने बैठे हों, चला सुबह से एक आदमी ना आए शाम तक, हमें कोई डिस्टर्ब ना करे करके, क्योंकि सैलरी तो आ जानी है ना यार। सिविल की तरह तो है नहीं कि आप काम करके दोगे, आपको इतना काम करना ही करके। सबसे पहले तो ये चीज़ है यार। तो जेल के अंदर क्या है कि सबसे ये जानना ज़रूरी है जेल के अंदर
कि कैसे गैंग्स ऑपरेट होते हैं आज के टाइम में। कंटिन्यू गैंग्स ऑपरेट हो रहे हैं लगातार। ये बहुत है आज एक नए लड़के के लिए, यूथ के लिए। ये सबसे पहले यूथ सुन ले यार, यूथ क्या गैंगस्टर्स को हीरो ना बनाए भाई। आप हीरो बनाओ जो हीरो हैं यार इस देश के, ठीक है, जिन्होंने इस देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, आप उन्हें हीरो बनाओ। लोग क्या करते हैं आजकल, आप देखो बड़े बड़े गैंगस्टर्स की फोटोज वोटोज ये लगा के चीज़ें। मैं आपको एक छोटी सी कहावत बताऊंगा इसके बाद वन लाइन में, लेकिन सबसे पहले बताता हूँ कि गैंग कैसे बनते हैं जेल के अंदर। आज एक लड़का पहली बार जेल गया, सपोज करो एक मोहल्ले में झगड़ा हुआ, 2 लड़कों की झगड़ा हुआ, एक लड़के ने दूसरे लड़के को मारा, उसने पुलिस केस किया, एक लड़का जेल चला गया। पहली बार डरा है वो जेल के अंदर, फर्स्ट टाइम गया। तो जो जेल के गैंगस्टर होते हैं देख लेते हैं कि लड़का आ रखा है नया करके। बोला इसने क्या किया? बोला सर इसने मोहल्ले में एक लड़के को मार दिया, कुछ भी मार दिया, मार के आ रखा है। पहली बार बोला हाँ। बेचारा डरा हुआ है, बिल्कुल यूँ करके बैठा हुआ है कोने में। तो उसको बुलाते हैं आजा करके, भाई ने बुलाया। बेचारा डरा हुआ तो जाता है, तो वहाँ एक कांस्टेबल को बुलाएंगे और कांस्टेबल को बोलेंगे भाई इससे काम मत करा करके। बेचारे ने रात भर झाड़ू लगा रखा है। और वो कहेगा कांस्टेबल ने, बोलेगा ठीक है भाई। वो लड़का पहले ही देखता है यार जो कांस्टेबल मुझे सुबह से गालियां दे रहा था, लात से उठा रखा है मेरे को, ये उनको बोल रहा है साहब ठीक है करके। मतलब ये लग रहा है कि ये भाई कितना बड़ा है करके, पहली चीज तो ठीक है। तो पहली चीज उसका क्या होता है कि ये पुलिस, वो कहाँ देखता है, बोलता है इस पुलिस वाले की तो कोई औकात ही नहीं है इसके सामने भाई करके। और बोला पावर देख लेता है और बोलेगा एक काम करना, हाँ बोला कि बात कर रहे हैं जब तक डिस्टर्ब ना करे कोई। तो उसको लगता है भाई जेल तो ये चला रहा है करके, ठीक है। और शाम को बढ़िया तरीके से उसको बिल्कुल 5 स्टार होटल से खाना आ जाएगा उसके लिए। और पहली रात को जब उसने खाना खा रखा है उसकी दाल में दाना भी नहीं है, ठीक है। अगले दिन वो 5 स्टार होटल से खाना खा लेता है बिल्कुल चीज़ें करके। उसको लगता है ये वो चीज़ है। वो 2-4 दिन वहाँ रहता है ना, 2-4 दिन रहने के बाद उसको लगता है भाई कि जेल कुछ नहीं है तो मेरे लिए, ये तो 5 स्टार होटल ही टाइप है। क्योंकि उसने 2-4 दिन के अंदर उसको जेल में अलग रखवा दिया, चीज़ें कर दिया। अब उसके लिए भाई तो बिल्कुल एक भगवान, मतलब ये समझ लो शहर के एसएसपी से भी बड़ा भाई हो गया, ठीक है। और बोलेगा एक काम करो, वकील को बोलना, वकील को बोलो उसको केस खत्म करे करके, ठीक है। और सामने गवाही में नहीं आएगा। वकील भी बिल्कुल, अब वकील बोलेगा भाई हो गया करके चीज़ें। उसको लगेगा भाई तो मैं, अब उसको लगेगा भाई मैं दुनिया में कुछ भी कर लूँ भाई है। उस दिन से वो भाई के लिए काम करना शुरू करता है। अच्छा, पहली बार फेवर्स कर लेते हैं, बहुत फेवर नहीं उसके लिए, दिखावा दिखा दिया ना उसने कि मैं बहुत बड़ा हूँ करके। मतलब मैं इतना बड़ा हूँ पूछे मत। अब उसको बोलेगा एक काम कर, बाहर एक लड़के को बोलेगा इसको काम कर दो, तो बोलेगा भाई करता क्या है ये चीज़ें, मतलब नॉर्मली तरीके से बोला भाई कुछ नहीं हो करके। तो बोलेगा ठीक है गाड़ी, इसको एक बाइक भी दे देना करके, 2-4 लाख की बाइक भी भाई दिलवा देगा उसे। उसने जिंदगी में एक ढंग से स्प्लेंडर भी नहीं रखी वो 4 लाख की बाइक में, क्योंकि भाई का हाथ सर के ऊपर आ गया। अब उसको बोलेगा एक काम कर, बोले हाँ, बोला फलाने जगह जा और एक फायर मारना उसके घर पर। बोलेगा भाई ठीक है। वो जाके फायर भी मारेगा और फायर मारने के बाद भाई उस बिजनेस वाले से ले लेगा 2-4 करोड़। 4 लाख के बदले उसने फायर मरवाया। मेरी बात समझ लो, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, मतलब 4 लाख के बदले 1 करोड़। बोलेगा भाई ये गोली तेरे को भी पड़ सकती थी करके, ठीक है। उस लड़के को कुछ नहीं पता कि भाई तेरे को 2-4 लाख की बाइक दी है, तू किसके ऊपर गोली चला के आया तुझे नहीं पता। भाई ने ले लिया करोड़, ठीक है। इसका और कुछ नहीं, हवलदार में भी बांट दिया, हर जगह पे मतलब करोड़ उसने इन्वेस्ट किया 10 लाख का, 90 लाख का वो प्रॉफिट लिया है उसने, ठीक है। ये इनका धंधा ऑपरेट चल रहा है। वो भाई के कहने से 2 गोली भी मारेगा कई बार जाके। जब वो अंदर जाएगा और भाई को ये पता चल गया कि अब ये मर्डर, इसने मेरे कहने से मर्डर भी कर लिया, हत्या करके आ गया, अब इसको उम्र कैद होनी है, भाई उसको और पलट के भी नहीं देखेगा उसके बाद। अच्छा, धंधा चल रहा है सर। और क्योंकि जेल में अक्सर नॉन एजुकेटेड लोग ज्यादा आते हैं। अब उसको पता है ना यार जिंदगी में बाहर नहीं जाएगा ये। उस भाई को भी ये पता है भाई कि अगर एक केस भी लड़ेगा, चीजें करेगा तो 5-6 साल तो उसको लगेंगे। अब मैं 5-6 साल कहाँ टाइम वेस्ट करूं, वो नया आदमी करेगा। ये भाई गैंग कंटिन्यू ऑपरेट होते रहते हैं, एक के बाद 2 के बाद 3। यही लड़का बाहर जाके 4 और नए गैंग जोड़ देगा कि देख भाई ने मेरे को बाइक दी है, तू भी साथ में जुड़ करके। राइट, ये दलदल है पूरा। आप इस दलदल में उतर गए तो वापस मुड़ के नहीं आओगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताता हूँ इसका, कि एक बहुत बड़े भाई से जेल में बैठा था मेरे साथ, तो मैं उसको देख के बोला, मतलब बड़ा लेवल का भाई, बहुत बड़े लेवल का, इंडिया सब जानता है। तो मैंने कहा यार भाई, उसको मैं देखा ही करके, सब बाहर का हिसाब किताब मेरे को पता है। मैंने कहा भाई बताओ कैसा लग रहा है, तो मतलब हंसाओ। तो बोला बताओ। मैंने कहा, बोला यार सच बताओ यार लक्की झूठ बोलूँ करके। मैंने कहा मतलब समझा नहीं मैं। बोला यार देख सच तो ये है कि मेरी फट चुकी है करके, और झूठ ये है कि मैं हिंदुस्तान का बहुत बड़ा डॉन हूँ। ये सच्चाई है गैंगस्टर की सर, कि मतलब सच क्या है कि मेरी बहुत बुरी तरीके से फट चुकी है, और झूठ ये है कि मैं बहुत बड़ा डॉन हूँ।
राइट, ये हर मतलब गैंगस्टर क्या मेरा है, इमेज मेरे को वो बना के बना के रखना है रखना। एक ताकि गैंगस्टर खौफ का धंधा चलते रहे। सर सुकून से बड़ा इस दुनिया में जो सुकून है ना, सुकून, उससे बड़ा कोई दौलत नहीं है दुनिया में। बात सही है। आप अरबों रुपए कमा लो सर, आपको सुकून नहीं है, क्या करोगे? आपने खाना 2 वक्त की रोटी है ना यार। ये अब नए नए लड़के इन गैंगस्टरों को देख के हीरो मानते हैं। अरे उनके माँ बाप से जाके पूछो ना यार, आपको कैसा लगेगा कि आपके घर पर आपके माँ बाप को एक कांस्टेबल उठा के लेकर जाए। आप उस पल को महसूस करो ना कि आपके माँ और बाप चौकी के अंदर बैठे हो यार। उस पल को एक बार सोच के देखो। उनकी कोई गलती नहीं है, बस उनकी एक ही गलती है कि तुम उनके बेटे थे करके। बात सही है ना? कभी मतलब किसी को लगे कि यार कि भाई को ज्वाइन करना है, गैंग को ज्वाइन करना है करके, बस एक बार अपने माँ बाप की ओर देख लेना। और ये ऐसा दलदल है जिसका अंत, अरे कभी नहीं सर, कोई अंत नहीं, कुछ नहीं। आप मुझे दुनिया का कोई भी गैंगस्टर बता दो यार सर, बड़े से बड़े गैंगस्टर आए चले गए यार, कौन है, कितनी लाइफ। उन्होंने किसी को यूज किया तो किसी ने उनको यूज किया। सर आप इतिहास उठा के देख लो ना यार, आप इतिहास उठाकर देख लो सर। बड़े बड़े गैंगस्टर आज अंधेरी कोठरियों में है सर, जेल की अंधेरी कोठरियों में। यार तुम खुले आसमान के नीचे नहीं बैठ सकते भाई, तुम शाम को अपने माँ बाप के साथ नहीं बैठ सकते हो। तुम क्या करोगे इस चीज को लेकर? अपनी आत्मा से पूछो तुम क्या हो करके यार। और मैं यही बोलना चाह रहा हूं कि यूथ को लगता है कि मुझे यार भाई हीरो बनना है, मुझे भगत सिंह बनना है, तो भाई इस देश की फोर्स को ज्वाइन करो यार, हिंदुस्तान की आर्मड फोर्स को ज्वाइन करो और लड़ो ना दुश्मनों से यार। तब आपके माँ और बाप को भी लगे, शान से लगेगा। और आपके माँ, और उस दिन मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि 2 मौत, एक मौत आप पुलिस की गोलियों से मारे जाते हो, या आपका कोई रिवाइवल गैंग, कोई दूसरे गैंगस्टर के 2 लड़के आपको मार देते हैं। आपकी बॉडी भी घर वालों को ढंग से नहीं देते यार, ठीक है। 4 लोग आपके जनाजे में नहीं आते। और अगर आप इस देश के लिए शहीद होते हो ना, जो साला उस दिन आपको जानता भी नहीं होगा, वो कहता है मेरा दोस्त था करके, राइट, सिर्फ एक ही दिन मिला होगा, लेकिन दुनिया को स्टेटस लगा के बोलेगा मेरा दोस्त है करके। तो दोनों में फर्क देख लो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से रास्ते में जा रहे हो। राइट। यहाँ पर भी एक मिलिट्री पर्सनल थे हमारे शहर में जो शहीद हुए थे, तो उनका जब भी लेके जाया जा रहा, उनकी बॉडी लेके जाई जा रही थी, पूरा ये जो पूरा एरिया है, पूरा हमारा सिटी, कम से कम 10% सिटी, 20% सिटी, बहुत आबादी है यहाँ पे, उस तो सोचो सर प्रोसेशन में। तो उस टाइम उनके माँ बाप को क्या फील होता होगा सर? उनके माँ बाप बोलते होंगे, उनके माँ और बाप बोलते होंगे कि मुझे हर जन्म में यही बेटा मिले करके। राइट। और वो जिंदगी भी शान से जिया, शान से यार सर। आप मतलब मैं ये कह रहा हूँ यार कि आप जिंदगी में अगर शान से जी भी ना सको, लेकिन जब आप मरो तो शान से मरो यार। आप चलो जीना, पैदा होना आपके हाथ में नहीं था, मतलब मैं पैदा कैसे हुआ हूँ ये मेरे हाथ में नहीं है सर, लेकिन मरना मेरे हाथ में है सर। वो मेरे हाथ में, मैं कैसे मरूंगा ये मेरे हाथ में डिपेंड करता है। सर अभी बात करते हैं एक ऐसे मुद्दे के बारे में जिसमें या जिस एक दलदल कह सकते हैं या ट्रैप है, जिस ट्रैप में अक्सर बहुत सारे सीक्रेट एजेंसीज वालों को फंसाने की कोशिश की जाती है, और ये हर एजेंसी में होता है, राइट। हमने ये चीज़ देखा था स्पाई वेब सीरीज में भी, हनी ट्रैप्स की मैं बात कर रहा हूँ। तो बीइंग अ रॉ ऑफिसर, बीइंग अ रॉ सीक्रेट एजेंट, क्या आपने ये एक्सपीरियंस किया कि आप पर भी हनी ट्रैप्स आजमाने की कोशिश की जा रही थी, और क्या वो दूसरे सीक्रेट एजेंसीज वाले कर रहे थे या फिर कोई और? सर हनी ट्रैप मतलब, आप जब सीक्रेट सर्विस, हनी ट्रैप शब्द मतलब दुनिया ने, हर आदमी ने सुना है सर। आप बोल रहे हो कि चीज़ें, मैं अभी आपको अपना इंस्टाग्राम खोल कर दिखाऊंगा तो अभी मेरे पास 10,000 मैसेज होंगे सर, 10,000 मैसेजेस होंगे, है ना। और उस 10,000 मैसेज में से कम 100-150 तो उस टाइप के ही होंगे जो कहीं ना किसी एजेंसी से बिलोंग करती होंगी। अभी की बात बता रहा हूँ मैं आपको, 10,000 अभी भी पेंडिंग होंगे मैसेज पड़े हुए। तो हनी ट्रैप सर अभी से ही नहीं, अगर आप यार, मैंने आपको क्या बोला कि इस दुनिया में मतलब एक पावर है, मतलब अगर ईश्वर ने एक लड़की को, औरत को बनाया है, तो दुनिया के अंदर बहुत सुंदर चीज़ बनाई है, उससे कोई नहीं बच पाया। अरे हम तो इंसान है सर, विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी, मतलब विश्वामित्र की तपस्या भंग कर दी थी सर किसी ने। अगर मैं इससे बोलूं कि यार नहीं यार मैं भी, लेकिन एक चीज़ है, जंगें छिड़ गई थी इतिहास बड़ी में। से मतलब दुनिया के अंदर जो बड़ी से बड़ी चीज़ नहीं कर सकती है ना सर, बड़े से बड़ा लोग, मतलब पावर से पावर जो बंदूक नहीं कर पाएगी, पैसा नहीं कर पाएगा, तीसरा ऑप्शन में हनी ट्रैप कर देगा सर। ये अभी से नहीं, अगर मैं आपको कांग्रेस गवर्नमेंट से बताऊं, हमारे कितने एजेंट, एक कोड रडार था, ठीक है, एक पुरखन था, हनी ट्रैप, हमारी क्या कहते हैं
रशिया एम्बेसी में एक को हनी ट्रैप किया। एक बहुत सीनियर डीआरडीओ ऑफिसर थे, एक डीआरडीओ, एक सीनियर आईपीएस थे सर, जो लिट्टे के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे थे, सीनियर आईपीएस आरएनडब्ल्यू के साथ काम कर रहे थे, हनी ट्रैप किया उनको, उनको भी हनी ट्रैप किया, सीआईए के एजेंट ने हनी ट्रैप किया उनको। तो अभी से नहीं है, ये आराम से चल रहा है और अनंत काल तक चलेगा सर, ठीक है। मतलब आपको पता हनी ट्रैप का क्या लेवल आप सोच नहीं सकते। वो लेवल ये है कि एक लड़की आकर आज आपसे शादी कर लेगी सर, वो 30 साल आपके साथ रहेगी, बाप रे, उसके 24-25 साल के बच्चे भी हो जाएंगे, तब भी वो अपने देश के लिए काम कर रही होगी सर, आप सोच भी नहीं सकते हो। मतलब आपको लगेगा कि यार एक लड़की ने 24 साल की लड़की शादी कर ली, बच्चे हो गए भाई, मेरा बच्चा जॉब करता है करके, लेकिन आपको फिर भी नहीं पता चलेगा वो लड़की अपने ही देश के लिए काम कर रही है सर। मेरी हनी ट्रैप का मतलब समझ गए आप मतलब ये नहीं कर सकते कि हनी ट्रैप सिर्फ 2 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए कर रहे हैं, आपको पूरे जीवन के लिए आपको पता नहीं चलेगा। बाप रे। सो यू बीइंग एन ऑफिसर, आप इससे कैसे बचते हैं? सर देखो कि दुनिया के अंदर आप किसी भी ऐसा नहीं है कि बहुत सारी गर्ल्स हैं, दोस्त हैं, मेरी चीज़ें हैं, हम बात करते हैं, लेकिन जितना बात कर रहे हैं, देखो आप सिर्फ आपको अपनी लिमिट पता होनी चाहिए कि मेरी लिमिट क्या है करके। जिस दिन आपने लिमिट को क्रॉस किया ना सर, उस दिन से आपका अंत शुरू हो चुका है। मुझे पता है कि यार मेरी एक दोस्त बनी है अभी, मुझे पता है कि मेरी इस दोस्त के साथ मुझे सिर्फ फ़ोन में ही बात करना है, मैं इससे ज़िंदगी में कभी नहीं मिलूंगा। एग्जाम्पल के लिए मुझे इससे कितना बात करना है। एक मेरी दूसरी दोस्त है, सपोज करो, जिसको बने हुए 5 साल हो गए, मुझे पता है कि यार इससे मुझे सिर्फ कैफ़े पर ही मिलना है ना, मुझे इसके साथ एक कॉफ़ी पीनी है, ठीक है, मुझे इससे ज़्यादा इसके साथ कुछ नहीं करना, मुझे अपनी लाइन कभी क्रॉस नहीं करना है, तब तक आप सेफ हो। जिस दिन मैंने आपको बताया कि जिस दिन आपने अपनी लाइन क्रॉस करी, उस दिन आपका अंत शुरू हो चुका है सर। राइट सर, स्पाई मूवी में दिखाया था, जो एली कोहेन के फ्रेंड होते हैं, बिल्कुल, तो उनको जब वो रात को ड्रिंक कर रहे होते हैं तो एक लड़की मिलती है सुंदर सी, बिल्कुल, एली कोहेन पे भी ट्राई करती है, 100%। वो बहुत वो सिड्यूस करने की कोशिश करती है, फिर रात को वो उसके साथ उसका फ्रेंड रूम में चले जाता है सेक्स के लिए, बिल्कुल, और वहां पे उसका कत्ल हो जाता है। तो मैंने आपसे क्या कह रहा हूँ सर, लिमिट आपको पता है ना, ये लिमिट हर जगह की है दुनिया में, किसी भी चीज़ की। ये एक मतलब मैं हनी ट्रैप की बात नहीं कर रहा हूँ, आप एक रेगुलर मतलब एक अगर आप वाइन भी पीते हैं, आपकी लिमिट है तो वो मैजिशियन का काम करेगी सर, है ना, आप उसको क्रॉस करते हैं तो मौत का काम कर रही है। सेम मैंने आपको बताया ना, मुझे पता है कि मुझे अपनी मेरी लिमिट कहाँ तक है। जिस दिन मैं वो लिमिट क्रॉस कर दूंगा, ऐसा नहीं है, मुझसे बहुत सारी लड़कियां मिली हैं और मैं जानता हूँ कि उसमें से बहुत सारी लड़कियां एजेंट भी होंगी सर। ऐसा नहीं है कि मेरे से हमेशा एक बहुत नॉर्मल लड़कियां ही मिली अपनी लाइफ में, बहुत सारे देशों की लड़कियां भी मिली हैं, दोस्त भी रही हैं, हम मिले भी हैं, लेकिन मुझे मेरी लिमिट पता थी कि मुझे सिर्फ कहाँ तक मिलना है। मैंने कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं करी, तभी मैं आज जिंदा हूँ सर। मेरे दोस्त की बॉडी में तो 18 नट बोल्ट डाल दिए थे, मतलब 80 नट बोल्ट डाले थे उसकी बॉडी के ऊपर, ड्रिल मशीन से छेद कर कर। अगर एक एजेंट, मैंने एक ही चीज़ सीखा है अपनी लाइफ के अंदर कि अगर मेरा अंत होगा या दुनिया का एक एजेंट मरेगा तो उसके 3 ही कारण होंगे सर। उसका पहला कारण होगा नशा, दूसरा कारण होगा लालच, तीसरा कारण होगा लड़की। अगर ये 3 कारण आपके पास नहीं है, अगर इन 3 चीज़ों पर आपका कंट्रोल है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं मार सकती सर। राइट, लालच, नशा और नशा। देखो लालच है ना सर, मेरी बात समझे, मैं यहाँ काम कर रहा हूँ बढ़िया तरीके से, अच्छा मतलब अपना 2 वक्त का रोटी चल रहा है, खा रहा हूँ पी रहा हूँ। एक आदमी मुझे बोले, लक्की बिस्ट यार तुझे एक नया पैकेज देते हैं, महीने का 1 करोड़ का पैकेज है, 12 करोड़ का पैकेज है साल का, आ जा। मैं अपने इस काम को छोड़ के, कहीं ना कहीं तो लालच जगाए ना मेरे को। उस 1 करोड़ ने लालच जगा दिया ना सर। ये लालच ही है ना, कि मैं एक आदमी लालच ही करता है दुनिया के अंदर। आप एक इंसान ने अपने गांव को क्यों छोड़ा है सर, एक छोटे से लालच में, चाहे वो जॉब का ही लालच क्यों ना, चाहे किसी चीज़ का हो, उस लालच को धीरे धीरे वो आगे लेके जाता है। इस दुनिया के अंदर मैंने आपको बताया कि आपको अपनी इंद्रियों में वश, आपकी इंद्रिय अगर आपके वश में है ना, आप पूरी दुनिया को जीत लोगे सर, कोई आपको हरा नहीं सकता, आपका दुश्मन आपके नज़दीक तक नहीं आएगा।